हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर वन शॉट में मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पीवाईक्यू देखेंगे और ये भी देखेंगे कि द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एवरी ईयर नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, यानी कि 2 घंटे आपका टाइम मैं लेने वाला हूँ, लेकिन इसमें हम लोग सारा एनसीईआरटी का पॉइंट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर या इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और किस किस टॉपिक को हमें कवर करना है। तो हमने क्या किया, एक आउटलाइन चार्ट हमने बना लिया आपके लिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। उससे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कितना क्वेश्चन इससे आता है आपके नीट में और नंबर का वेटेज क्या है। तो यहां पर देखेंगे 2 to 3 क्वेश्चन आपका बच्चों एवरी ईयर नीट में आता है। ठीक है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन का वेटेज आपका कितना है बच्चों, 224 यानी 8 और 3 into 4 यानी 12, यानी 8 नंबर का और 12 नंबर का, है ना। 8 to 12 मार्क्स का आपका एवरी ईयर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आता है। ठीक है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या क्या हमें पढ़ना है ना, एनसीईआरटी में क्या क्या हमें पढ़ने को दे रखा है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे हमें ब्लड, सबसे पहले हम ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड में 2 चीज, एक है प्लाज्मा, दूसरा हमारे पास है फॉर्म फिलामेंट। ठीक है, देन उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है हमारे पास, आरएच एंटीजन है। ठीक है, उसके बाद एक कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी खून का जमना, ब्लड कैसे क्लॉट करता है। ठीक है, और जब क्लॉटिंग का टाइमिंग क्या है उसका, कौन कौन सा फैक्टर आपका ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्फ। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड, सर्कुलेटरी पाथवे, क्या सर्कुलेटरी पाथवे है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी है, हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, एंजीना पेक्टोरिस है, ये सब बीमारी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में। ठीक है, तो इसी से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्लड। ब्लड क्या है बच्चों, ब्लड जो है हमारे पास में ये हमारा मेसोटर्म लेयर से ड्राइव होता है। ठीक है, हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि क्या सारा स्पीसीज, जितना भी रहने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर है, क्या सभी को ब्लड की जरूरत है, क्या हर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ब्लड है। ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है एनिमल किंगडम में हम लोगों ने फाइनम इनवर्टिब्रेट का हमने पढ़ा था कि पॉरीफेरा में हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम है ना, पॉलीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम हमारे पास है, तो उसमें तो वाटर है, उसमें ब्लड तो है ही नहीं, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ब्लड के बारे में क्या बोला जा रहा है, एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन में दे रखा है बच्चों, ऑल लिविंग सेल्स हैव टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, है ना। जितने भी लिविंग सेल्स है जाहिर सी बात है उनके बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। O2 produced and other essential substance साथ ही साथ हार्मफुल सब्सटेंस को वो क्या करते हैं बच्चों, वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड में हार्मफुल सब्सटेंस क्या क्या है, हमारे पास CO2, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, है ना। एनसीईआरटी ने 4 का एग्जांपल दे रखा है, CO2, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये सारा हार्मफुल प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी में अगर रहता है तो हमें नुकसान करता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के पास में ट्रांसपोर्टिंग का मैकेनिज्म अलग है। जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोग के बॉडी में ब्लड एक मीडियम है न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि सारा एनिमल है बच्चों, ब्लड ही एक मीडियम है जो आपको न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमने कहा कुछ एनिमल ऐसा है जिसके पास में ब्लड है ही नहीं, यानी ये वाटर के सर्कुलेशन से उससे न्यूट्रिशन को निकालता है। जैसे हमने 2 को लिया एग्जाम्पल में, एक है हमारे पास स्पॉन्ज एंड दूसरा हमारे पास है सिलिंड्रेट्स, है ना। स्पॉन्ज और सिलिंड्रेट्स क्या है बच्चों, इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या कहा है, स्पॉन्ज एंड सिलिंड्रेट सर्कुलेट वाटर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, है ना, बॉडी कैविटीज। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, यहां पर हमने डायग्राम बनाया है। ठीक है, पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम का हमने डायग्राम बनाया है। ये देखेंगे यहां पर हम क्या देखते हैं बच्चों, ये ऑस्टिया है। ठीक है, ये ऑस्टिया है बच्चों,
इस ऑस्टिया से वाटर आपका इंटर कर रहा होता है और ऑस्कुलम से वाटर आपका निकल रहा होता है। तो हमने फाइलम इनवर्टिब्रेट में ये डिस्कशन किया था कि ऑस्टिया से जब वाटर इंटर करता है बच्चों, तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है वाटर। तो इसमें स्पॉन्जोसिलिक कैविटी में यहां पर हम क्या देखते हैं कि कोलर सिल मौजूद होता है, जो कि सीलिया बियरिंग करता है अपने सरफेस पर, वहां से न्यूट्रिशन को निकाल लेता है, क्योंकि डाइजेशन इसका क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसका है ना। स्पॉन्जियोसील में जब वाटर आता है तो ये ऐसी पैटर्न आपको पूरे का पूरा आपका इसका बॉडी के अंदर में मिलता है देखने को, यानी कोलर से, हर कोलर से ले बच्चों आपका इसका सीलिया देखने को मिलेगा, जो कि वाटर में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद उसके बाद वो उस वाटर को रिलीज कर देता है, और वाटर कहां से निकल जाता है बच्चों, ऑस्कुलम से ये बाहर हो जाता है, यानी आउट, है ना। और ऑस्टिया से आपका वाटर इंटर करता है बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या देखते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है भाई, है ना। जब बॉडी में स्टार्च आ रहा है तो ब्रेकडाउन कैसे होगा, एटीपी में कैसे कन्वर्ट होगा, तो हमने यहाँ पर बॉक्स में बना रखा है। देखिए स्टार्च क्या है, ये आपके पास पॉलीसेकेराइड है, तो स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड है ना, यानी कि मेड अप ऑफ मेनी शुगर चैन, ठीक है। तो ये बच्चों स्टार्च को तोड़ने के लिए, यानी स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए वाटर का जरूरत तो पड़ने ही वाला है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा, स्टार्च को जो हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, तो H2O यानी हाइड्रोलाइसिस, है ना। उसके बाद ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O एंड OTP को ये बनाता है ना, ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है। और ये एटीपी ही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टिंग। जरूरी नहीं है कि हर एक एनिमल के बॉडी में ब्लड देखने को मिलेगा ही, और ब्लड ही उसका मीडियम है ट्रांसपोर्टिंग का, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है स्पॉन्ज एंड सिलिंड्रेट, है ना। ये दो ऐसा एनिमल है बच्चों जो आपका वाटर के थ्रू से अपने न्यूट्रिशन को वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम लोग हैं, आपका गॉट है, आपका जिराफ है, आपका एलिफेंट है, आपका लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है ना, रैबिट है। तो ये हायर वर्टिब्रेट में सारा एनिमल आता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उनका फ्लूइड का ट्रांसपोर्टिंग का मेथड अलग है। तो फ्लूइड उनके बॉडी में क्या है, ब्लड, जो कि मोस्ट कॉमन है, एंड फ्लूइड, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, देखिए ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि ब्लड को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ब्लड ये आपका मेसोडर्म से डिराइव है, यानी कि हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज का 3 जर्मिनल लेयर हमने पढ़ा था, ठीक है। एक था हमारे पास एक्टोडर्म, एक था बच्चों हमारे पास एक्टोडर्म, दूसरा था हमारे पास मेसोडर्म, और तीसरा था बच्चों यहाँ पे हमारे पास इंडोडर्म। ये 3 लेयर था ना जर्मिनल लेयर में, हमने बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था एनिमल किंगडम का, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। एक्टोडर्म यानी आउटर, मेसो, मिडिल, इंडो आपका इनर हो गया। तो ब्लड जो है ना ये मेसोडर्म लेयर से ही डिराइव हुआ है, यानी ये इसी लेयर ने ब्लड को बनाया है, ठीक है। और ब्लड क्या है, ब्लड कोई सेल नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। ब्लड क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पर देखिए जैसा ना एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, उसी तरह से यहाँ पर ब्लड जो है बच्चों वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। डेराइव फ्रॉम मेसोडर्म लेयर, डेराइव फ्रॉम मेसोडर्म लेयर, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड में 2 चीज हमें देखने को मिलता है, एक मिलता है प्लाज्मा, जो कि 55% पूरा टोटल ब्लड का जो आपका कंस्टिट्यूट है उसका मिलाकर आपका 55% प्लाज्मा है ब्लड में, और 45% फॉर्म्ड इलेमेंट है। तो फॉर्म्ड इलेमेंट में हमें को देखने को मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 फॉर्म्ड इलेमेंट है हमारे पास में, और 55% आपका बच्चों प्लाज्मा जो है वो कैरी करता है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट प्लाज्मा को देख लेते हैं कि प्लाज्मा बोलते किसको है। क्या हमने कभी अपने आंख से प्लाज्मा को देखा है, तो बिल्कुल देखा है। क्या आपको पता है जब हम बचपने में गिर जाते थे या हमारी लड़ाई होती थी किसी से, तो आपको देखने को मिलता होगा कि ये हमारे स्किन के एपिथेलियल जो सरफेस है ये अक्सर जो है ना छिला जाते थे,
छिलाने के बाद क्या होता था बच्चों इस पर कि एक बिल्कुल ही चिपचिपा जैसा फ्लूइड जो है ना वो रिलीज करता है, वही आपका प्लाज्मा होता है बच्चों, ठीक है। तो प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड, यानी कि प्लाज्मा 55% आपको ब्लड में मिलता है। विस्कोस फ्लूइड है, चिपचिपा मिलेगा आपको हल्का ना। स्ट्रो कलर्ड है, यानी कि पेल येलो है आपका। वाटर कितना है बच्चों आपको प्लाज्मा में? 90% टू 92% आपको वाटर मिलता है प्लाज्मा में, है ना। देखिए पानी पीना कितना जरूरी है कि नहीं। 90 टू 92% बच्चों आपका प्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ वाटर है, ठीक है। और क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कितना परसेंट है? 6 टू 8 प्रोटीन, 6 टू 8% प्रोटीन आपका प्लाज्मा में देखने को मिलता है। तो प्रोटीन में क्या क्या है? फाइब्रिनोजेन है, ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन में क्या काम करता है बच्चों? हेल्प इन क्लोटिंग। क्या क्लोटिंग करने में हेल्प करेगा बच्चों? यानी कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग हुआ या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ तो फाइब्रिनोजेन आपका ये ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और बच्चों क्या है कि प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन है यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये आपका इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेज, है ना। क्या है बच्चों? इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन किसमें हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। यहां पर हमने लिखा ए बी। ए बी क्या है बच्चों? एंटीबॉडी। ये है आपका एंटीबॉडी, है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन आपका एंटीबॉडी, यानी कि 5 तरह का एंटीबॉडी आपको मिलता है। एक है आईजीए यानी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, एक है आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन इप्सिलॉन, एक है आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, एक है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, एक है आईजीडी इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। 5 तरह का आपका एंटीबॉडी कहाँ मिलता है? इम्यूनोग्लोबुलिन में। और इम्यूनोग्लोबुलिन किसे मिला बच्चों? प्लाज्मा में। यानी ये बात बिल्कुल ही क्लियर है हमारे सामने में कि जो आपका एंटीबॉडी मिलता है वो आपका फॉर्म फिलामेंट में नहीं है, आपका कहां पर है? प्लाज्मा में है ना। अच्छा फॉर्म फिलामेंट में होगा डब्ल्यूबीसी में जगह है ल्यूकोसाइट में, ठीक है ना। बी से और टी से उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा आपका आयंस कंटेन करता है बच्चों, आयंस, ठीक है। इन चेंज कर लेता हूं, ये आयंस को कंटेन करता है। देखिए क्या क्या? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, साथ ही साथ बच्चों ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा? प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, आयंस। और आयंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। उसके बाद ग्लूकोज है हमारे पास, अमाइनो एसिड है और लिपिड है, ठीक है। प्रोटीन 6 टू 8%, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा आपको दे रखा है। वाटर आपको 90 टू 92% आपका होना है प्लाज्मा में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों फॉर्म फिलामेंट के ऊपर में कि फॉर्म फिलामेंट कितने परसेंट है और क्या क्या उसमें हमें देखने को मिलता है। फॉर्म फिलामेंट बच्चों 45%, ठीक है। क्योंकि 55% ने तो भाई प्लाज्मा ने ही रख लिया तो बचा कितना? रेस्ट 45% बचता है। 45% बच्चों क्या देखते हैं हम? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां पर आरबीसी क्या काम करता है? आरबीसी बच्चों देखिए यहां पर थोड़ा स्लाइड में गड़बड़ हो गया। आरबीसी जो है वो ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी जो है बच्चों ये आपका इम्यूनिटी में प्रोवाइड करता है ना। और प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है, यानी कि जैसे सपोज ये ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स है बच्चों, और ये ब्लड वेसल्स यहां पर रप्चर हो जाता है किसी कारण, ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो आपका जो प्लेटलेट्स जो है ना प्रोथ्रोम्बिनेज, ये काइनेज वगैरह वगैरह है ना, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन वो यहाँ पर आता है, नेटवर्क जैसा जाल बनाता है फाइब्रिन, और उसके बाद ये ब्लड को ब्लड वेसल से बाहर जाने से रोकता है, उसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में कवर करते हैं, ठीक है। तो आरबीसी आपका ट्रांसपोर्टिंग में काम करता है, डब्ल्यूबीसी बच्चा आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्लेटलेट्स आपका क्लॉटिंग फैक्टर में काम करता है। 3 ब्लड हमारे पास में फॉर्म फिलामेंट का, तीनों हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं इराइथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, है ना। क्या है बच्चों? रेड ब्लड सेल।
रेड ब्लड सेल, ठीक है। आरबीसी में क्या क्या है और कितना अमाउंट में है आरबीसी, और सबसे कम है बॉडी में, सबसे ज्यादा है, दोनों देखते हैं। यहां पर बोल रहा है बच्चों एनसीईआरटी, रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट यानी बहुत ज्यादा ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड, यानी हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबसे ज्यादा आरबीसी का काउंटिंग ज्यादा है, ठीक है ना। कितना काउंटिंग उसका हम लोग अभी देखते हैं। Adult men and women have about 5 liter, approx 5 liter and 5 to 5.5 million, है ना, approx 5 to 5.5 million आपको इस ब्लड का आरबीसी का काउंटिंग है बच्चों, ठीक है। आरबीसी पर एमएमक्यू, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, आरबीसी कहां बनेगा, रेड बोन मैरो। इसका शेप कैसा है बच्चों, बाई कनकेव है, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड ये मिलेगा, नॉन न्यूक्लिएटेड इन मैच्योर आरबीसी, समझ रहे ना, यानी कि मैच्योर आरबीसी में आपका न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है, न्यूक्लियस लूज कर जाता है और उसके जगह पर हेमोग्लोबिन आ जाता है उस स्पेस में। तो यहां पर एक लाइन बहुत ही मैंने यहाँ पर अलग ही लिखा, इनमेच्योर मैंने ब्रैकेट में क्यों कर दिया, क्योंकि इसका इमेच्योर स्टेज जो है बच्चों उसमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है, तो हमने यहाँ पर लिख रखा, आप ये देख लीजिए, बट इन इमेच्योर आरबीसी न्यूक्लियस इज स्टिल कॉल्ड रेटिकुलोसाइट, यानी कि जब इमेच्योर होता है तो आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और जहां ये मैच्योर हो जाता है बच्चों तो ये न्यूक्लियस लूज कर जाता है और वहां पर हेमोग्लोबिन आकर बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। चलिए, न्यूक्लियस क्या था, डिवाइड न्यूक्लियस है इसका, है ना। चलिए तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्या, हेमोग्लोबिन, है ना। हेमोग्लोबिन क्या है भाई ब्लड में, तो हमें मालूम होना है कि आरबीसी यानी कि जो ब्लड जो रेड कलर में है वो हेमोग्लोबिन ही प्रोवाइड करता है बच्चों, है ना। हेमोग्लोबिन यानी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर है जो हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ना होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, है ना। हेमोग्लोबिन ये क्या बोल रहा है भाई, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ O2 एंड CO2, क्या बात है, O2 एंड CO2 एंड सम इसेंशियल सबस्टेंस, ठीक है, एंड सम इसेंशियल सबस्टेंस, यानी हेमोग्लोबिन O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्टेंस को, यानी हो सकता है O2 CO2 में आपका यूरिक एसिड भी है आपका हेमोग्लोबिन में, ठीक है, आपके ब्लड में आपके पास में यूरिया भी है, आपके ब्लड में बहुत सारे गैसेज है, सिर्फ O2 CO2 थोड़ी है, ठीक है। हेल्दी इंडिविजुअल है 12 to 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम कितना में, 100 ml ऑफ ब्लड में, यानी अगर मैं बोलूं इसमें, अगर मैं बोलूं इसमें बच्चों 100 ml ब्लड, ठीक है, इसमें बच्चों 100 ml ब्लड है ना। तो 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में सिर्फ 12 से 16 ग्राम हमें देखने को मिलता है हेमोग्लोबिन, ठीक है ना, सिर्फ 12 से 16, इसको याद कर लेना जरूर, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, लाइफ स्पीड कितना है, 120 डेज, अगर मंथ में काउंट करेंगे तो 4 मंथ। आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड ग्रेवियार्ड, देखिए भाई जो बना है तो वो तो मरेगा भी, है ना। तो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि किसको कहां पर सल्टाना है बिल्कुल, और किसको कहां पर उसको काम नहीं कर रहा तो उसे उठाइए, उसे मारिए, एक प्रोसेस हमारे बॉडी में बनता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, यानी प्रोग्राम ऑफ सेल डेथ। तो यहाँ पर 120 दिन के बाद जो आरबीसी मरेगा तो भाई मरकर वो कहाँ जाएगा, तो वो स्प्लीन में जाता है। तो यानी कि यहाँ पे एक और इसका नाम दे रखा है ग्रेवयार्ड, यानी कब्रिस्तान, ठीक है, जहां पर दफन कर दिया जाता है चीजों को। तो आरबीसी डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, है ना, ग्रेवयार्ड। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इराइथ्रोपोएसिस, आरबीसी के बनने का फॉर्मेशन को हम लोग इराइथ्रोपोएसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीकाइथेमिया, जैसे हम देखा था 5.25 मिलियन जो आपका आरबीसी था, ये बच्चों इससे ज्यादा काउंटिंग अगर चला गया तो हम लोग उसे बोलते हैं पॉलीकाइथेमिया, पॉली मतलब मेनी, है ना, बहुत।
उसके बाद जब नंबर में डिक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे, इराइथ्रोसाइटोपेनिया, यानी डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इराइथ्रोसाइटोपेनिया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एनीमिया, एक बीमारी है जो अक्सर खून की कमी की वजह से होता है। अच्छा, खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम खाते पीते नहीं सही से, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं हम लोग, है ना। मैक्सिमम लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं लेते, जैसे मैं खुद भी, ठीक है, क्योंकि मेरी शेड्यूल इतनी बिजी रहती है कि मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट लेने का बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिल पाता है। और कभी मैं इनकेस ब्रेकफास्ट में ले लिया तो उस दिन ऐसा लगता है जैसे मैंने क्या ही ले लिया है ना, उस दिन समझिए मैं परेशानी हो जाता हूँ। एनीमिया ऐसा बीमारी है जो खून की कमी की वजह से होता है, यानी आरबीसी और हेमोग्लोबिन। हम यहाँ पर देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी और हेमोग्लोबिन। देखिए भाई, जाहिर सी बात है आरबीसी की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन भी तो कम होगा ना, क्योंकि आरबीसी के अंदर में ही तो हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, O2 CO2 को लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है? वो लंग्स में लेकर जा रहा है, वहां पर O2 CO2 एक्सचेंज होता है आपका अल्वियोली में, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है, ये हेमोग्लोबिन जो आखिर किस चीज का बना है भाई, ये हेमोग्लोबिन किस चीज का बना है? एनसीईआरटी ने क्या कहा है हेमोग्लोबिन के बारे में? तो इसने कहा है कि हेमोग्लोबिन जो है वो कुछ एलिमेंट्स है जिससे मिलकर बना है, जैसे फॉलिक एसिड, जैसे आयरन, जैसे प्रोटीन और B12, है ना। B12 जिसे हम बोले कोबाल अमाइन, ये इसका केमिकल नेम है ना बच्चों। B12 कोबाल अमाइन, कोबाल अमाइन ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म यानी ये केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, है ना, दोनों में हेल्प करता है। केटाबॉलिज्म में क्या था बच्चों, ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना। और एनाबॉलिज्म में क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन, जैसे ग्लूकोज है उसे इकट्ठा करके ग्लाइकोजन बना लेगा, हमने उसे क्या दिया, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइकोजन है वो ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए, यानी फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे सीरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है बच्चों, वहां तो हमने देख लिया भाई कि आरबीसी जो है वो आपका कलर वाला है, उसमें लाल कलर देखने को मिलता है, वो रीजन हेमोग्लोबिन है। यहां पर क्या है, डब्ल्यूबीसी ने साफ कह दिया है खुद में ही, भाई मैं व्हाइट हूं, मेरे में कोई कलर नहीं है, बिल्कुल मैं सफेद हूं, मेरे पास कोई काला धन नहीं है, मैं ऐसा नहीं है मैं 10 तरह का रंग लेकर घूम रहा हूं, है ना। तो भाई मैं व्हाइट ही हूं, मुझे व्हाइट ही रहने दो। तो जब व्हाइट है ये तो जाहिर सी बात है हेमोग्लोबिन इसमें होगी ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, जाहिर सी बात है आपका जब ये कलरलेस है, व्हाइट है, तो हेमोग्लोबिन नहीं है। और जहां कलर है या फिर जहां हेमोग्लोबिन है वहां ब्लड रेड है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कंटेन न्यूक्लियस, हाँ यहाँ पर क्या बच्चों ना, ये न्यूक्लियस को कंटेन करता है। जैसे हमने देखा था क्या कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, वहां पर न्यूक्लियस लूज कर जाता है, उसकी जगह पर आपका हेमोग्लोबिन आकर बाइंड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके शेप की बात करेंगे तो ये अमीबा के जैसा यानी इररेगुलर शेप है बच्चों, इसका शेप एक जैसा देखने को नहीं रहता है ना। हम लोग डब्ल्यूबीसी के जब टाइप्स को पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे मोनोसाइट का कैसा है, लिम्फोसाइट का कैसा है ना, बेसोफिल का कैसा है, न्यूट्रोफिल का कैसा है, ठीक है। इसकी जिंदगी भाई बहुत ही कम है, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पेन, कितना 10 से 12 दिन बस, इससे ज्यादा ये नहीं रहने वाला, ठीक है। आरबीसी हमारे पास में था वो 120 दिन तक का था, यानी 4 मंथ तक का वो भाई सर्वाइव करेगा हमारे ब्लड में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं काउंटिंग क्या है, अप्रोक्स 6000 से 8000 6000 से 8000 mmQ ऑफ ब्लड आपको मिलता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ये आपका बिल्कुल आर्मी जैसा काम करता है, ठीक है। आपके बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, कोई किसी भी तरह कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो ये डब्ल्यूबीसी ना वहां पर हेल्प करता है उस पैथोजन से, उस बैक्टीरिया से फाइट करने में, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, अगर नंबर में ये इंक्रीज करता है तो हम लोग इसे बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, ल्यूकोसाइटोसिस। और जहां डब्ल्यूबीसी नंबर से इंक्रीज करता है तो ये सीधा करेगा आपको क्या, ब्लड कैंसर, सीधा करेगा क्या, ब्लड कैंसर, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, है ना, ल्यूकेमिया। अब यहां देखते हैं इंक्रीज तो कर गया भाई, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा,
WBC decrease in number is called ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया, जैसे इराइथ्रोसाइटोपेनिया था ना हमारे पास, वैसे यहां पर बच्चों ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है, अब हम आते हैं कहा, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट। भाई ल्यूकोसाइट कितने तरह का है, तो दो देखने को मिलता है। एक है हमारे पास अग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स देखने को नहीं मिलेगा, एक है ग्रेनुलोसाइट जिसमें हमारे पास ग्रेनुल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, अग्रेनुलोसाइट में बच्चों दो है, एक है मोनोसाइट, एक है हमारे पास मोनोसाइट, और एक है हमारे पास में लिम्फोसाइट। ठीक है, एक है हमारे पास में लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बी सेल है हमारे पास बच्चों, और टी सेल है। ये बी सेल वही है जो एंटीबॉडी को बनाता है ना, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन में। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन है हमारे पास, एक है हमारे पास बच्चों इस्नोफिल्स, एक है हमारे पास इस्नोफिल्स है, एक है हमारे पास बैसोफिल्स, एक है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। हमें जितनी भी ब्लड की टाइप है WBC की, उसका कितना परसेंट है बॉडी में, कहां पर ये मरने वाला है, न्यूक्लियस का शेप कैसा है ना, हम लोग वो सब देखने वाले। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट में हमने सबसे पहले मोनोसाइट को पढ़ना है। मोनोसाइट क्या है, इट कंटेन 1 to 8% ऑफ टोटल WBC। यानी अगर टोटल 100% WBC है तो उसमें से 1 से 8% सिर्फ और आपका मोनोसाइट ही कंटेन करता है। शेप कैसा, बीन शेप न्यूक्लियस और लार्ज न्यूक्लियस का। देख रहे हैं बीन शेप दिख रहा है आपको, घर में बीन बनाकर खाएं आप लोग, बीन शेप है ना, बीन आता है खाने के लिए, आप देखे होंगे। राजमा, राजमा राइस, जीरा राइस आप खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये राजमा का ही शेप का होता है ना, बीन शेप। लाइफ स्पेन कितना है बच्चों, 3 days इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका डायग्राम है मोनोसाइट का, है ना। दूसरा है हमारे पास लिम्फोसाइट, ये कितना कंटेन करता है, 20 to 25% ऑफ टोटल WBC। रफली स्फेरिकल शेप, इसका कैसा रफली स्फेरिकल शेप देखने को हमें मिलता है। लाइफ स्पेन डे टू मंथ, कुछ दिन भी हो सकता है या मंथ भी हो सकता है। लिम्फोसाइट है बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल याद रखेंगे। बी लिम्फोसाइट जिसे हम लोग बोल रहे थे बी सेल, एक को हम बोल रहे टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट क्या है भाई, देख लेते हैं। बोथ आर हेल्प इन, यानी ये दोनों जो है ना भाई, ये बिना ऑर्गन होने से रहा ही नहीं है ना। बिना इन दोनों के म्यूचुअलिज्म के बच्चों कोई भी बैक्टीरिया को लोग मारने वाला ही नहीं है। बिकॉज टी सेल स्टिमुलेट करता है बी सेल को कि आप भाई बनाइए एंटीबॉडी, हमारे बॉडी में पैथोजन आ गया है। ये बी सेल और टी सेल को हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 12 का है, वहां पर अच्छे से इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, both are help in immune response of the body, but only B cell is responsible for forming of antibody, not the T cell is responsible for the forming of antibody. Only B cell is responsible for the formation of antibody. Only T cell help in the stimulating of the B cell to make the antibody. Okay, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेनुलोसाइट। सबसे पहले स्नोफिल, ना सुने, स्नोफिलिया हो गया है, एलर्जी हो गया है ना, स्नोफिलिया हो गया भाई हमें डस्ट से एलर्जी है ना, किसी को घूमने से एलर्जी है, किसी को इचिंग हो जाता है। ठीक है, किसी को वाटर से एलर्जी है, अगर वो अपना लोकेशन को चेंज उसने किया तो। इट कंटेन 2 to 3% ऑफ टोटल WBC, 2 से 3% ही टोटल WBC को कंटेन करता है। बाइलोब न्यूक्लियस, देख रहे हैं, दो बाइलोब न्यूक्लियस है। इट स्टेन इन एसिडिक कंटेंट एंड प्रोड्यूस रेड कलर। जब स्टेन किया गया तो पता चला रेड कलर का ये हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है स्नोफिलिया एग्जांपल। हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ नोजिया इन्फेक्शन। ठीक है, इन एलर्जिक कंडीशन, नोजिया इन्फेक्शन इन एलर्जिक कंडीशन, जहां आपको एलर्जी होता है डस्ट से या फिर वाटर पॉल्यूशन से, तो आपका स्नोफिलिया के जो सेल है ये काउंटिंग में बढ़ जाएगा। यानी आप जाकर ब्लड टेस्ट करवाएंगे CBC, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका ब्लड जो है CBC काउंट ब्लड सेल है ना, ये जब टेस्ट कराएंगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी बॉडी में जो स्नोफिल्स के जो सेल है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
जिसके वजह से मालूम पड़ता है कि आपको एलर्जी हुआ है। ठीक है, बैसोफिल, अच्छा यहाँ पे किसका नाम है, स्नोफिल। अच्छा इसका एक और नाम है एसिडोफिल्स, है ना बच्चों, इसका एक और नाम है एसिडोफिल्स। नाम में दिख रहा है ना एसिड, है ना, एसिड ये दिख रहा है। बैसोफिल्स यानी कि ये भाई बेस होगा, यानी कि 0 से 14, है ना, पीएच है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो बीच हम लेते हैं 7.0, तो लेस देन 7.0 दैट मींस एसिडिक कंडीशन, है ना। और आपका 7.0 से अगर ऊपर जाता है तो हम लोग कहते हैं बेस है। ठीक है, इट कंटेन 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC। इट इज बाइलोब न्यूक्लियस, 2 लोब इसके न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। ठीक है, देख रहे हैं क्या यहाँ पर, ये तो न्यूट्रोफिल्स का, अच्छा 2 डायग्राम न्यूट्रोफिल्स का ये बच्चों। ठीक है, इसके बाद बाइलोब न्यूक्लियस देखने को मिलता है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बाइलोब बीन शेप में। रिलीज हेपेरिन, बैसोफिल्स क्या रिलीज करेगा, हेपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, हेपेरिन आपका क्या करता है बच्चों, ये एंटी कोगुलेशन है। हेपेरिन एंटी कोगुलेशन यानी कि खून को जमने से रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग को ये रोकता है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का बच्चों यहां पर क्या काम है, ये मूड ब्लास्टर है, ये मूड ब्लास्टर है। हिस्टामिन आपका जो बच्चों ये वैसोडाइलेटर है, वैसोडाइलेटर यानी कि ब्लड वेसल, जैसे कि सपोज मान लीजिए आप किसी की ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है बच्चों तो क्या होता है, वहां पर ल्यूमेन जो होता है आर्टरी का वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो छोटा होने से प्रेशर डेवलप करता है, उसी ल्यूमेन को वो एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, यानी वैसो मतलब ब्लड वेसल। ठीक है, डायलेटर मतलब डायलेट करवाता है, उसको डाइल्यूट करवाता है। ठीक है, वो कौन सा, हिस्टामिन, समझ रहे हैं। तो हेपेरिन क्या काम करेगा, आपका एंटीकोगुलेशन में काम करता है बच्चों। सेरोटोनिन क्या काम करेगा, मूड ब्लास्टर है, भाई अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा सेरोटोनिन का काम, ये मेरा मूड अच्छा है भाई, ये दोनों का काम करता है। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर यानी आपका मूड को पॉजिटिव नेगेटिव वे में डिसाइड करता है सेरोटोनिन। ठीक है, उसके बाद हेल्प विद इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में आपका हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेरोटोनिन मूड ब्लास्टर लिखा हुआ है। नोट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट बोथ आर फैगोसाइटिक सेल। अब क्या है यहाँ पे देखिए तो मोनोसाइट, ठीक है, ये मोनोसाइट हमारे पास, और ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैसोफिल को तो हमने देख लिया है ना, हम न्यूट्रोफिल को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं फैगोसाइटिक सेल क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, इट कंटेन 60 to 65%, यानी मैक्सिमम बच्चों अभी तक जो हमने देखा है 1 to 8% मोनोसाइट है, 20 to 25% हमारे पास लिम्फोसाइट है, 2 to 3% हमारा एसिडोफिल्स है या फिर स्नोफिल्स बोल दीजिए, 0 to 5% to 0.5 to 1% आपका बैसोफिल्स है, और न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% आपका न्यूट्रोफिल्स है ना। इसको हम लोग सीक्वेंस में भी करेंगे लास्ट में। मेनी लोब न्यूक्लियस, बहुत सारा लोब दिख रहा है आपको, 1 2 3 4, बहुत सारा लोब मिल जाएगा। फैगोसाइटिक सेल है ना, लाइफ स्पेन कितना है 4 to 6 डेज। मोनोसाइट भी आपका फैगोसाइटिक सेल है, यहां पे लिख लीजिए फैगोसाइटिक सेल है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये दोनों के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है कि ये फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल बोलते किसको है समझेंगे हम यहाँ पर, है ना। देखिए बच्चों, ये एक सेल ले लीजिए आप, या तो आप न्यूट्रोफिल समझ लीजिए इसको या फिर आप मोनोसाइट समझ लीजिए। अच्छा, हमारे बॉडी में एक और सेल है मैक्रोफाज, वो भी फैगोसाइटिक सेल है ना, इसे हमने कहा न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यहां पर बच्चों बॉडी के बाहर में आपका क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया इंटर जब करता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल है बच्चों, जब ये इसे इनगल्फ करता है, इसे मारने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, है ना, इसे तो अभी बहुत पिटाई होने वाली है जब ये इंटर करता है बच्चों। तो इंटर कर रहा है, तो हम लोग यहां पर इसे बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडो मतलब अंदर, साइटोसिस सेल के अंदर ये चला गया। यहां पर अप्रोक्स 5.0 पीएच होता है इस सेल का, यानी कि एसिडिक कंडीशन ये क्रिएट कर रहा है। उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है बच्चों, ये बैक्टीरिया
ये पार्ट पार्ट में टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो टूटा है ना बच्चों, ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपने रिसेप्टर पर लोड करता है, जब उसके बाद भी टी सेल को दे देता है, वो अलग प्रोसेस है, इम्यूनोलॉजी का है वो, है ना। यहाँ पर फिर क्या होता है, ये होता है एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस प्लस एक्सोसाइटोसिस इक्वल टू फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब फूड, तो भाई न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट का फूड क्या है, यही सारा तो है, बैक्टीरिया ही तो है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इंडोसाइटोसिस प्लस एक्सोसाइटोसिस इक्वल टू फैगोसाइटोसिस, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। यानी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सिर्फ यही दो सेल है जो आपका फैगोसाइटिक करता है, बाकी कोई सेल आपका फैगोसाइटिक में हेल्प नहीं करता है। अब आते हैं इसका ना एक सीक्वेंस हम लोग इसको सेट करते हैं, मिनिमम से लेकर चलते हैं ना। मिनिमम से क्या है हमारे पास, मिनिमम बेसोफिल्स है, तो हम लोग कहते हैं बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स से ज्यादा किसका है, हम लोग देखते हैं 1.2, किसका, आपका मोनोसाइट है ना बच्चों। मोनोसाइट से ज्यादा किसका है, इस्नोफिल्स का है। नहीं बच्चों, मोनोसाइट्स का इस्नोफिल्स का पहले है आपका, सॉरी इस्नोफिल्स आपका पहले है, यानी एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स से किसका ज्यादा है फिर, आपका मोनोसाइट, तो मोनोसाइट। और मोनोसाइट ज्यादा किसका है, आपका लिम्फोसाइट का है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ज्यादा किसका है, आपका न्यूट्रोफिल्स। तो ये आपका या तो फिर दो चीज हो सकता है बच्चों, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, दोनों में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। या फिर आपको हो सकता है सिर्फ परसेंटेज दे दे, है ना। वैसे जो पीवाईक्यू इसका है, इसका नेम पे मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस तरह से नेम पर है, या डिक्रीजिंग पैटर्न में हो सकता है या फिर इंक्रीजिंग पैटर्न में हो सकता है। तो बेसोफिल कम है आपका, उसके बाद उससे ज्यादा एसिडोफिल से, इससे ज्यादा फिर मोनोसाइट का है, और इससे ज्यादा आपका लिम्फोसाइट का, उससे ज्यादा आपका न्यूट्रोफिल्स का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग बच्चों आते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। डेंगू हुआ है क्या किसी को, अक्सर हम सुनते हैं भाई डेंगू में प्लेटलेट डिक्रीज कर रहा है, क्या बात हो गई, है ना। डेंगू वाले पेशेंट जो होते हैं ना, उनको उनका प्लेटलेट जो है ना डाउन जाता है, जिसके कारण वीकनेस उनका होता है। और जहां प्लेटलेट उनका 50,000 पहुंचता है या 60,000, डॉक्टर सीधा बोलता है भाई इनका कहीं कटना छटना नहीं चाहिए, जहां भी कहीं कटा सीधा ब्लीडिंग हुआ इनकी मौत हो सकती है, यानी ये मर सकते हैं, है ना। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट, यानी ये मेगा कैरियोटिक सेल हमारे बॉडी में, मेगा मतलब बड़ा, बड़ी बड़ी सेल के टुकड़े जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स, उसी से मिलकर आपका प्लेटलेट्स बना है, ठीक है। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, भाई ये स्पेशल हो गया है ना, याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा स्पेशल, ठीक है। आरबीसी को भी तक इसने स्पेशल नहीं कहा है, डब्ल्यूबीसी को भी इसने अभी तक स्पेशल नहीं कहा है, लेकिन इसने प्लेटलेट्स को स्पेशल बोल दिया भाई, भाई ये स्पेशल सेल है ना। ये देखिए फ्रेगमेंट दिख रहा है, टुकड़ा टुकड़ा दिख रहा है आपको, मेगा कैरियोटिक सेल। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेटलेट्स रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स आपका बहुत सारा सब्सटेंस को रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और उससे पहले हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स का काउंटिंग कितना है भाई, तो 1.5 लाख से 3.5 लाख आपको देखने को मिल रहा है ना, एमएमक्यू, ठीक है। कितना 1.5 लाख से 3.5 लाख आपको देखने को मिलता है। इससे जहां कम हुआ यानी कि फिर आपको कमजोरी वीकनेस चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, हाई इंक्रीज, अगर रिडक्शन होता है ना, इंक्रीज नहीं है तो ये डिक्रीज है ना, रिडक्शन अगर होता है प्लेटलेट्स में तो क्या देखने को मिलता है, हेमोफीलिया, है ना। जहां पर रिडक्शन हुआ, ठीक है, रिडक्शन प्लेटलेट्स का नंबर जहां घटता है तो हेमोफीलिया आपको देखने को मिलेगा। हेमोफीलिया एक कंडीशन है जिसमें द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, देखिए यहां पर लिखा है एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, लाइफ स्पेन कितना, ऑलमोस्ट 1 वीक, 1 महीने तक है इसका, ऑलमोस्ट 1 वीक इसका 1 महीने तक है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या है भाई, लिम्फ कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन,
देखते हैं। द बॉडी कंटेन 2 लीटर लिम्स, बॉडी के पास कितना है, 2 लीटर लिम्स है। सम वाटर, स्मॉल मैनी वाटर सॉल्युबल सबस्टेंस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द वॉल्स ऑफ टिश्यू। आप क्या देख रहे हैं, ये थ्रोम्बोसाइटोकाइथेमिया हो गया, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोकाइथेमिया ये बोलते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसने कहा रीच न्यूट्रिशन स्पेस, कहां पहुंचेगा ये, न्यूट्रिशन स्पेस पे पहुंचेगा बच्चों, रीच न्यूट्रिशन स्पेस, लिम्फ मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर जो फ्लूइड है, यानी कि ये आपका वेन है, दिख रहा वेन है, लिम्फेटिक वेसल्स है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिम्फ नोड है, नोड ऐसे ऐसे आपका होता है गोल गोल। अच्छा, ये जो लिम्फ नोड है ना, ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लिम्फ नोड है, ऐसे दिखता है आपको, जैसे कि हम लोग को बॉडी में यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बोलते हैं एक्सिलरी नोड, है ना। एक्सिलरी बर्ड हमने पढ़ा है प्लांट में, है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 40 की है। एक्सिलरी नोड यहाँ मिलता है। तो ये क्या काम करता है, नोड, यहाँ पर ना हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी मौजूद होता है, हाई अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आपका प्रेजेंट होता है बच्चों। ये क्या काम करता है, अगल बगल जितना डेब्रिस है, अगल बगल जितना डेब्रिस है या पैथोजन है या बैक्टीरिया, उसको ट्रैप करने का काम करता है, और ट्रैप करने के बाद फिर उसे वो मारने का काम करता है, ठीक है। फाइंड डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल्स, डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। यार उसे खोजेगा, भाई किधर घूम रहे हो तुम, इधर आओ, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल कहां से पहुंच गए यहाँ पर सिर्फ हम लोग का राज है, जहां मिला सीधा उसे वो मार देगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल फ्लूइड्स एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, ये लिम्फ के बारे में बच्चों बोल रहा है। सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा, यानी कुछ आपका प्लाज्मा में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड एक्सचेंज न्यूट्रिशन गैसेस, तो वही एक्सचेंज न्यूट्रिशन गैसेस O2 एंड CO2, यही तो हमारे पास दो गैस है। लिम्फ कलेक्ट, क्या क्या लिम्फ के पास में, लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी, यानी कि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी, बी से टी से तो होना है। इम्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, एंड हार्मोन भी है कुछ। कौन सा हार्मोन है देख लेते हैं, पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन है और ग्लूकागोन है। इंसुलिन और ग्लूकागोन बच्चों, ये हमें केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ने को है ना, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वन शॉट। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइनल विलाई, ये इंटेस्टाइन ले लेते हैं, है ना। फैट जहां मिलेगा आपको बच्चों, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फैट को खींच लेगा, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, फटाफट। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है बच्चों, है ना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इसके बाद हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। प्लाज्मा फॉर्म फिलामेंट हमने पढ़ लिया है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग देखिए बच्चों, क्या डिस्कवरी किसने किया है ब्लड ग्रुप का, कार्ल लैंडस्टीनर 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप का उसने डिस्कवर किया। एबीओ जिससे हम लोग होता है ना कि भाई ए ब्लड ग्रुप आपका है तो भाई ए वाले को देंगे, ए पॉजिटिव है पॉजिटिव वाले को देंगे, तो ये क्या फंडा है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू है आपका बच्चों। एंटीजन कहाँ मिलेगा, आपके आरबीसी के सरफेस में मिलता है, और एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा में मिलता है आपको, ध्यान से गड़बड़ ना हो जाए ना। एंटीजन और एंटीबॉडी का अगर रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं अग्लूटिनेशन, अग्लूटिनेशन, यानी दोनों का रिएक्शन होता है तो हम बोलते हैं अग्लूटिनेशन, यानी ये सही नहीं है रिएक्शन होना। एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन मेथड है ना, हमें कहाँ पढ़ने को है, आपका बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए है, जिसमें पीसीआर मेथड है बच्चों, उसमें खैर उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप एंड एंटीबॉडीज। कौन सा ब्लड ग्रुप के पास, यानी ए ब्लड ग्रुप के वाले पास में कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर किसी का ए है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ब्लड ग्रुप किसी का ए है, ठीक है, तो उसका आपका एंटीजन ए मिलेगा,
दिख रहा है, और एंटीबॉडी बी मिलेगा, एंटीजन ए मिलेगा, एंटीबॉडी बी मिलेगा। जैसे कि ये आपका सेल है, एंटीजन आपका यहाँ पे एंटीजन ले लेते हैं, एंटीजन ऑन आरबीसी के सरफेस से बता रहा है ना, ठीक है, और एंटीबॉडी प्रेजेंट प्लाज्मा में मिलेगा, तो ये हम ले लेते हैं एंटीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीजन, और एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी भी तो प्लाज्मा में है भाई, तो प्लाज्मा में यहाँ ले लेते हैं, ये आपका एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी हो गया बच्चों एंटीबॉडी, ठीक है ना, ये हो गया आपका एंटीबॉडी, ठीक है। तो यानी ए ब्लड ग्रुप रहेगा तो एंटीजन ए रहेगा और एंटीबॉडी बी रहेगा, और बी रहेगा ब्लड ग्रुप तो जाहिर सी बात इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, तो एंटीजन बी दिखने को मिलता है और एंटीबॉडी आपका ए देखने को मिलता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी रहा तो तब क्या होने वाला है, तब बच्चों एंटीजन तो मिलेगा ए बी, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। इसी की वजह से जो सेल्फिश ब्लड ग्रुप इसे बोलते हैं, ये सिर्फ ब्लड लेना जानता है बच्चों, देना नहीं जानता है। वही ब्लड जो सबको देगा उसके पास में एंटीजन बिल्कुल नहीं होता है ना, वो एंटीजन लेस होता है, ठीक है। ओ नो एंटीजन, नो एंटीजन इसके पास में भाई, एंटीबॉडी लेकिन दोनों मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा और बी भी मिल जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है ए और बी मिल जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है खून, और बी को भी दे सकता है, और साथ ही साथ ए बी को भी दे सकता है ना। 4 ब्लड ग्रुप तो हो गया ना यहाँ पर, 1 2 3, और ओ है तो ओ को तो देगा, देने वाला ही है। तो ओ ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर है, उसमें भी आपका ओ निगेटिव है बच्चों, याद रखिएगा, ओ निगेटिव है। लिखा है क्या, नहीं लिखा, चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओ निगेटिव, ठीक है, ओ निगेटिव, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, ये आपका बच्चों यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा, ओ निगेटिव, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ द एंटीजन, ठीक है ना, इसको एंटीबॉडी दोनों मिलने वाला ए और बी, जिसके कारण ये मैच कर जाता है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड ग्रुप कंटेन 3 अलील, 3 तरह का ये अलील कंटेन करता है। अलील, अलील क्या है बच्चों, ये आपका डीएनए हो गया, खराब, ये आपका, और ये हो गया आपका जीन, ये हो गया आपका जीन, ठीक है। और जीन के पास में 2 अलील होता है, तो एक ले लेते हैं हम कैपिटल ले लेते हैं आई ए, और एक ले लेते हैं आई ओ, ठीक है ना, 2, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है ना। एवरी जीन कंटेन 2 अलील, यहाँ पर क्या ब्लड ग्रुप कंटेन 3 अलील, 3 तरह का अलील मिलता है, देख रहे हैं, कैपिटल आई, कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल बी, स्मॉल आई, ये आपका सुगर कोटिंग है, सुगर कोटिंग, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कोडोमिनेंस का आपका हिसाब बनता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी हुआ तो कोडोमिनेंस, को मतलब एक साथ, डोमिनेंस मतलब ये डोमिनेंट बिहेव करने वाला है। आइए पहले हम फिनोटाइप और जीनोटाइप ब्लड ग्रुप का देखते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप आपका ए है, अच्छा फिनोटाइप जीनोटाइप क्या, पर उसको देख लेते हैं। फिनोटाइप, फिनोटाइप जो है बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है ना, जैसे किसी का आंख का कलर, किसी का हेयर का कलर, ठीक है, जो दिखता है वो हम बोलेंगे फिनोटाइप। अब फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाला आपका है जीनोटाइप, यानी कोई ना कोई जो जीन का सेगमेंट है जो कंट्रोल कर रहा है। देखिए हमारे बॉडी में कोई भी ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ, आप सो रहे हैं, कोई चल रहा है, सीता गीत गा रही है, तो सब में आपका जीन का रोल है। जब तक जीन परमिशन नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही आपकी बॉडी में एंजाइम बनेगी, ना ही आपकी बॉडी में हार्मोन बनने वाला है, ना ही प्रोटीन बनने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये जीन को गड़बड़ा जाने की वजह से, यानी कि डिस्फंक्शन की वजह से आपको बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। तो फिनोटाइप अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसको जीनोटाइप हमें देखने को मिलेगा कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, और कैपिटल आई ए, और कैपिटल आई, ठीक है। बी है तो सेम कैपिटल आई, कैपिटल बी, कैपिटल आई, कैपिटल बी, और कैपिटल आई, कैपिटल बी और स्मॉल आई, ठीक है। और किसी का ए बी है,
ये दोनों मिल जा रहा है, ये देखा ये दोनों यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ पे दोनों मिल जा रहा है, जिसके वजह से को डोमिनेंस का आपका हिसाब आ जाता है। ओ है तो भाई ओ के पास में रिसेसिव है, दोनों स्मॉल आई है, ठीक है ना, रिसेसिव है। तो इसका जो एबीओ का आपका है ना, जब हम एमसीक्यू करवाएंगे बच्चों आपको, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सर एबीओ ब्लड ग्रुप का जो पोर्शन था वो मेरा क्लियर हो गया है। 3 एलील देखने को मिलता है और हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। ब्लड ग्रुप यानी कि मैं यहाँ पर नोट करके लिख देता हूं, ब्लड ग्रुप is the example of multiple allele, मल्टीपल अलील है ना। और ये आपका ये जो है ना आपको जेनेटिक्स में पढ़ने को है, मल्टीपल अलील जेनेटिक्स, हाँ जेनेटिक्स का ये पोर्शन है, ठीक है। और ये आपको एक पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, यानी जैसे एक क्लासरूम में उसमें 100 बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबका ब्लड ग्रुप एक ही हो, लेकिन सबका अलग अलग होगा, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ होगा, है ना, हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं रेसस आरएच ग्रुप। भाई पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एंटीजन क्या है, ठीक है, देखते हैं क्या। आरएच एंटीजन डिस्कवर्ड बाय लैंड स्किनर एंड वीनियर, भाई दोनों दोस्त वीनियर नम 1940 में इन्होंने किया था, डिस्कवर ऑन मकाका मुलाटा, किस पे किया था इन्होंने, मकाका मुलाटा। ये आप हटा दीजिए इसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूं मकाका मुलाटा, ठीक है। यानी ये एक ओल्ड मंकी है और साइज में छोटा सा मिलेगा, ये मैक्सिमम को जू में देखने को मिल जाता है ना। इसी मकाका मुलाटा पर आरएच एंटीजन का स्टडी किया गया था, ओल्ड मंकी एंड स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट ये ई कर दीजिए ना। RH also observed on the surface of RBC in majority near about 80%, कितना, लगभग 80% है ना। RH एंटीजन दो है, एक RH पॉजिटिव एक RH नेगेटिव, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ए ब्लड ग्रुप नेगेटिव है ना। RH पॉजिटिव में देखने क्या मिलता है बच्चों, RH पॉजिटिव एंटीजन, ठीक है ना, RH फैक्टर जिसे हम बोलते हैं डी एंटीजन प्रेजेंट है, अगर ये है प्रेजेंट बच्चों, ये प्रेजेंट प्लस एंटी है, ये प्रेजेंट है, डी एंटीजन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 80% इन ह्यूमन पॉपुलेशन, लगभग पॉजिटिव वाले लोग 80% मिलेंगे, आप समझ में रहे, यानी कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, लगभग ह्यूमन पॉपुलेशन में 80% आपको देखने को मिलता है। नेगेटिव आरएच नेगेटिव, ठीक है, यानी 20% ले लीजिए उसका। नेक्स्ट, और इसमें एक बच्चों चीज और क्या था, जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें तो कोई फीमेल है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों, आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव, आरएच एंटीजन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलिए, ये होगा जो फीटस उसका यही होगा, आरएच नेगेटिव होगा या आरएच पॉजिटिव होगा, बताइए, फीटस का क्या होगा, ये होगा, फीटस का नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा फीटस का। चलिए, तो फीटस का नेगेटिव तो मदर का पॉजिटिव ना, तो यहां पर आरएच नेगेटिव फीटस का यही है और इसका आरएच पॉजिटिव, तो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगा बच्चों उसमें क्या होगा कि सेफ होगा, हाँ अच्छा, तो आरएच पॉजिटिव किसका है, फीटस का है, और आरएच नेगेटिव मां का है। चलिए, तो अब इसको हम लोग और अच्छे से कर लेते हैं। तो यानी कि मदर का हो गया आपका आरएच नेगेटिव और फीटस का हो गया आरएच पॉजिटिव, है ना, ये फीटस का हो गया।
तो जो पहला प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी पहला सेफ होगा, प्लाजेंटा से क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। जब दूसरा प्रेगनेंसी होता है, अगर सेम फीटस का RH पॉजिटिव आ जाता है या फादर का RH पॉजिटिव रहता है, तो मदर का जो RH नेगेटिव है ये क्या करता है, एंटीबॉडी ये बना लेता है, बताइए, ये एंटीबॉडी ये बना लेता है किसके अगेंस्ट में, फीटस के अगेंस्ट में। और फिर क्या होता है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या होगा बच्चों, इराइथ्रोब्लास्टोसिस, इराइथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है। या फिर बोलेंगे हेमोलाइटिक डिजीज, हेमोलाइटिक डिजीज, ठीक है। सिम्टम क्या देखने को मिलेगा इसमें, जो सिम्टम है बच्चों, सिम्टम हमें देखने को मिलता है, सिम्टम, सिम्टम यानी कि एनीमिया हो जाएगा क्या, एनीमिया, उसके बाद जॉन्डिस, एनीमिया होगा तो जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। यानी कि जहां ब्लड ग्रुप RH एंटीजन आपका इधर से उधर हुआ, यानी कि बच्चे का आपका पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी आपका सेफ होगा, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी आपका सेफ नहीं होने वाला है, इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ RH ग्रुप, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस, इराइथ्रो मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब ब्रेकडाउन। सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है बच्चों, एनीमिया यानी जॉन्डिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड कोगुलेशन। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दो देखने को हमें मिलता है। इसमें क्या देख रहे हैं, क्लॉटिंग इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। अगर क्लॉटिंग फैक्टर हमारे बॉडी में नहीं रहा तो आप सपोज कीजिए आपका हाथ कट गया तो फिर ब्लीडिंग तो हो ही रहा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो वो खून जो है ना आपका जमेगा नहीं, ठीक है, जमना बंद हो जाएगा। कोगुलेशन यानी कि जमना, यानी कि क्लॉटिंग, यानी कि क्लॉटिंग, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम कितना है, 3 to 8 मिनट्स, 3 to 8 मिनट, 3 से 8 मिनट के अंदर में आपका ब्लड जम जाता है। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के आपका बहुत ही जरूरी इसेंशियल सब्सटेंस है ब्लड क्लॉटिंग करने में, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस एंड फॉर प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है बच्चों, लीवर में ये बनता है, ठीक है। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, देखिए यहाँ पर भी लिखा रखा है ना प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। आगे देखेंगे उसको हम स्टेप में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हेपरीन यानी एंटी कोगुलेशन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, फैक्टर है जो आपका ब्लड क्लॉट नहीं करने देता है, तो क्या था हेपरीन। और हेपरीन को अभी हमने पढ़ा है किसमें, बेसोफिल्स में। हेपरीन सोडियम और पोटेशियम ऑक्जेलेट, वारफेरिन, वारफेरिन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वारफेरिन। तो वारफेरिन जो है बच्चों ये क्या है, ये आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो ब्लड बैंक में आप जाकर ब्लड को आप देते हैं, डोनेट करते हैं, तो पाउच आपने देखा होगा उसमें वारफेरिन डाला जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना करे। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा एंटी कोगुलेशन, यानी खून जमेगा ही नहीं, ठीक है ना, ताकि तभी तो उसको स्टोर कर पाएंगे ना। अब हम देखते हैं बच्चों इंजरी टिश्यूज यानी ब्लड क्लॉटिंग में हम देखते हैं कि जब ब्लड वेसल रप्चर होता है, टूटता है अंदर में, तो कौन कौन सा फैक्टर काम करता है। जब इंजरी ऑफ टिश्यू होता है यानी ये खून की नली है, ठीक है, और ये बच्चों इंजर्ड हो जाता है, ठीक है ना, ये इंजर्ड हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से ये इंजर्ड हो गया आपका, है ना। तो क्या देखने को मिलता है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो है यहाँ से डिसइंटीग्रेट, टूटेगा और रिलीज करेगा। कौन सा, फैक्टर 3 प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहां से आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन आया बच्चों कैल्शियम के प्रेजेंस में, जो कि क्या आपका बना, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज कैसा बच्चों, ये आपका इनएक्टिव हेपरीन कैटालिसिस है, ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव हेपरीन है ये, इनएक्टिव हेपरीन कैटालिसिस एनसीईआरटी से बोल रहा है। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिनेज जब बच्चों कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो आपका इनएक्टिव है उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन क्या है हमारे पास, एक्टिव स्टेज है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। यहाँ पर मैंने पहले भी लिखा था आपका किसमें, प्लाज्मा, जहां पर 6 to 8% प्रोटीन कंटेन कर रहा था, तो फाइब्रिनोजेन वहां पर लिखा था बच्चों क्या, हेल्प इन क्लॉटिंग। तो किस फॉर्म में था आपका, मैंने कहा था कि एनसीईआरटी लिखा है इनएक्टिव स्टेज में आपका प्रेजेंट है, यानी इनएक्टिव स्टेट में आपका ये प्रेजेंट है किसमें, प्लाज्मा में।
तो ये फाइब्रिनोजन बच्चों कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम के प्रेजेंस में फाइब्रिन में, और ये आ जाता है एक्टिव स्टेज में। यहां पर क्या देखते हैं, ये एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ध्यान देखेंगे नॉर्मल ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स यहां पर रप्चर होता है बच्चों, वहां पर क्या होता है कि जो फाइब्रिन है, ये फाइब्रिन यहां पर पहुंच जाता है, फाइब्रिन को भेजा जाता है कि भाई जाइए और वेब लाइक डिजाइन कीजिए, नेटवर्क बनाइए पहले, ताकि सबसे पहले हमें इसको पैक करना है कि ब्लड यहां से बाहर ना जाए, है ना। तो ये इसको बच्चों पैक करता है, ये नेट जैसा जो है ये करता है बच्चों, ठीक है। तो वेब लाइक डिजाइन, ठीक है। चलिए, ये सीक्वेंस का मतलब प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा कैल्शियम के प्रेजेंस में, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन आपका ये कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में कैल्शियम के प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट का देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। कौन कौन सा पाथवे बॉडी में देखने को मिलता है एनिमल्स में। पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन में हमें पता है ब्लड वेसल्स नहीं है, ठीक है, तो जो कि हमें आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में देखने को मिलता है, यानी ब्लड पंप्ड बाय हार्ट passes through large vessels into body cavities called sinuses, ठीक है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा में, जैसे कि आपका कॉकरोच, तो कॉकरोच के बॉडी में हम लोग कहते हैं हेमोसील कैविटी में आपको डायरेक्ट ब्लड पंप करके आपका चला जाता है, ठीक है ना। कोई वहां पर आर्टरी नहीं है, वेन नहीं है, कैपिलरी नहीं है, उसके मीडियम से ब्लड वो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर क्लोज में, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क, यानी कि कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में हमें क्या मिल जाएगा, आर्टरी मिल जाएगा, वेन मिल जाएगा बच्चों, और क्या मिलेगा, कैपिलरी। सबसे थीन है बच्चों, ये सबसे थीन हमारे बॉडी में, ठीक है। अगर कैपिलरी को देखना है, आप मिरर में खड़े होइए, अपनी आंख को खोलिए, आपको बिल्कुल कैपिलरी साफ दिखने वाला है, ठीक है। हाँ, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको उसमें बच्चों साफ देखने को मिल जाता है, ठीक है। एग्जांपल में एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स, एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स याद रखिएगा, हमने ये नहीं कहा एनालिट्स टू कॉर्डेट, है ना। एनालिट्स टू कॉर्डेट अगर हम लोग बोलेंगे तो फिर हमारे पास आ जाता है हेमिकॉर्डेटा फाइलम, है ना। और हेमिकॉर्डेटा फाइलम में आपको पता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इवोल्यूशनरी चेंज इन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी इसमें हम देखेंगे इवोल्यूशन के हिसाब से हार्ट का चैम्बर कैसे कैसे चेंज हुआ है, कि कौन सी स्पीसीज में बच्चों में 2 चैम्बर देखने को मिलता है, कौन सी स्पीसीज में 3 चैम्बर देखने को मिलता है, और कौन सी स्पीसीज में 4 चैम्बर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2 चैम्बर वाले यानी कि एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, यानी कि एक एट्रिया, ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल, है ना। सिंगल सर्कुलेशन एग्जांपल है फिश। 3 चैम्बर वाले बच्चे यानी 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, यानी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, याद रखिए। अच्छा, यहां से बिल्कुल आपको सीधा एमसीक्यू मिलेगा या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलता है आपको। 2 चैम्बर हार्ट में बच्चों सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है। और क्योंकि एक ही आर्टरी एक ही वेंट्रिकल है, इसमें हमारे पास डबल सर्कुलेशन है लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि 2 आर्टरिया तो है इसमें, 2 एंट्रिया तो है इसमें, 1 और 2, लेकिन वेंट्रिकल एक ही है ना। तो कौन सा स्पीसीज है एग्जांपल में, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। और एम्फीबिया मोस्ट ऑफ द फेमस स्पीसीज कौन सा बच्चों, फ्रॉग, है ना, जो अक्सर आपको बारिश के मौसम टर 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 करता मिल जाता है। 4 चैम्बर देखते हैं बच्चों, इसमें हमें कंप्लीट और डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ब्लड मिक्सिंग होने कोई हिसाब किताब इसमें नहीं है। जैसे हम ह्यूमन ले लीजिए, हम लोग मिल जाएंगे आपको जैसे कि 4 चैम्बर एट्रिया 2 वेंट्रिकल, ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, हाँ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर भी है बच्चों, एलिगेटर, ठीक है ना। अच्छा, जबकि क्रोकोडाइल और एलिगेटर आपका किसमें आता है बच्चों, आपको आता है ये 3 इसमें आता है आपका रेप्टाइल्स में। तो यहाँ पे हमने रेप्टाइल्स लिखा, तो आप पूछ भी सकते थे कि सर रेप्टाइल्स जो आपने लिखा है तो फिर तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर का क्या। तो भाई क्रोकोडाइल और एलिगेटर भाई वो 4 चैम्बर वाले हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे फिश की भी मैं बात करूं तो यहाँ पर सारे फिश में आपको नहीं मिलता है सिंगल सर्कुलेशन। ब्लू व्हेल को देख लीजिए, क्या कहना उसके बारे में कमेंट में बताइएगा, है ना। मैमल से क्या। नेक्स्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है भाई, इट ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम, प्लांट में भी हमने देखा था वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, यानी क्या है, अर्टरी, वेन, कैपिलरी, तीनों को हम देखते हैं बच्चों फटाफट। इट ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है बच्चों मेरे पास,
हार्ट है, चैम्बर, हार्ट का चैम्बर है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है ना। देखते हैं तीनों मिलकर क्या खिचड़ी बना रहा है भाई। ब्लड वेसल्स किस चीज का बना है? स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम यानी एपिथेलियल टिश्यू है ना। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर नर्वस। एक काम करेंगे, इसका टिश्यू का भी एक वीडियो बनाकर शॉर्ट्स में आप लोगों को दे दिया ही जाए है ना। इसमें आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज तीन मेरे पास में बच्चों। एक है आर्टरी, एक है आर्टरी है बच्चों, दूसरा है वेन और तीसरा कैपिलरीज। कैपिलरीज, आर्टरी क्या बोल रहा है भाई? आर्टरी के पास क्या है? इट इज इलास्टिक फाइबर वेसल्स, फैलेगा लगता है ना, इलास्टिक। ट्रांसपोर्ट O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरी फ्रॉम द हार्ट एंड टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यू, यानी कि हार्ट से आपका बाहर और नजदीक बॉडी टिश्यू का आपका आर्टरी आपका काम कर देगा। ठीक है। उसका वेन, वेन को पता है भैया O2 नहीं करेगा, CO2 करेगा, यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करेगा। कैपिलरीज क्या करता है? इट इज डेलिकेट, बहुत ही नाजुक है ना। इट इज डेलिकेट ब्लड वेसल्स डिलीवर न्यूट्रिशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आर्टरी और वेन आपका ब्लड सप्लाई नहीं करता है, याद रखिएगा। आर्टरी में आर्टरियोल्स करता है बच्चों, ठीक है, और वेन में वेनियोल्स करता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे आप, ये आर्टरी जो है और ये आपका वेन है, ठीक है ना। दिख रहा है आर्टरी और वेन दिख रहा है आपको। इसमें हम देखने क्या मिलता है, ये कनेक्टेड है कैपिलरी, क्या है ना, इधर से थीन थीन होता है, कैपिलरी थीन है ना, थीन है बच्चों, देखिए थीन होता है कैपिलरी, ठीक है, पतला होता है। अब देखते हैं कि इनका तीन लेयर कौन कौन सा है। वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। भाई ये 3 लेयर कौन कौन सा है? पहला टूनिका इंटरना, टूनिका मीडिया, टूनिका एक्सटर्ना। तो अंदर का जो है वो टूनिका इंटरना, ये क्या है भाई? इनर मोस्ट लेयर, अंदर का लेयर है भाई ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडोथीलियम एंड इलास्टिक, है ना, एक्सपैंड करने वाला है। टूनिका मीडिया यानी बीच का, इलास्टिक स्मूथ इनवॉलेंटरी मसल्स, सोच लीजिए भाई इनवॉलेंटरी। कंट्रोल में तो वैसे भी नहीं आने वाला है, हमारे कंट्रोल में थोड़ी आने वाला है, इसलिए इसमें इनवॉलेंटरी मसल्स लिखा है। वैसे टूनिका इंटरना भी आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूनिका मीडिया यानी जो बीच का है वो इनवॉलेंटरी करता है ना। उसके बाद टूनिका एक्सटर्ना यानी बाहर का जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओहो, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये डिराइव कहां से हो रहा है बच्चों? मेसोडर्म लेयर, याद आ रहा है? derives from mesoderm layer, है ना, with collagen fiber। हाँ, कोलेजन फाइबर ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है जो दो सेल को बीच में होल्ड करने का काम करता है, और ये बना होता है ट्रिपल अल्फा हेलिक्स, 1 2 और 3, ट्रिपल अल्फा हेलिक्स चैन से ये बना होता है बच्चों, है ना। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये बाहर, ये मिडिल, ये इनर और ये मिडिल, ये बाहर हो गया यहाँ पर टूनिका एक्सटर्ना, ये हो गया टूनिका मीडिया, ये हो गया टूनिका इंटरना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब मेन जो टॉपिक आया हमारे पास हार्ट, दिल। दिल आखिर है क्या, है ना। दिल बच्चों 430 यानी 430 ग्राम्स एक एवरेज है, फिक्स इसको मत समझ लीजिएगा, एवरेज। हम लोग कहते हैं कि हार्ट का जो साइज है वो आपके पीस्ट, यानी एक ऐसा मुट्ठी को बांधिए और ऐसे रख कर दे दीजिए, है ना, सामने वाले को। ये फीस्ट के साइज का जो है ना आपका हार्ट का साइज है, ठीक है। हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म लेयर, ठीक है, यानी कि आपका बीच का लेयर है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज का था, जर्मिनल लेयर है ना। इट इज मस्कुलर एंड होलो, मस्कुलर है भाई, होलो है। होलो नहीं रहेगा तो बच्चों ब्लड जाएगा कैसे अंदर, फिर आएगा कैसे बाहर, है कि नहीं? होलो है। इट इज स्लाइटली टिल्ट एट द लेफ्ट साइड, स्लाइटली, याद रखिए। अच्छा, पहले हम लोग क्या पता है भाई, हार्ट जो है ना वो इधर है, लेफ्ट साइड में, इधर
फिर हम लोग मानते नहीं भाई ये बकवास है, सिर्फ टिल्ट है, स्लाइटली टिल्ट है, हल्का सा टिल्ट है, उसका जो वेंट्रिकल पोर्शन है ना वो हल्का टिल्ट है आपका लेफ्ट साइड में, बाकी हार्ट आपका सेंटर में है, यहाँ पर बीच में आपका, जिसे हम बोलते हैं थोरेसिस कैविटी, है ना। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन टू लंग्स कॉल्ड थोरेसिस कैविटी, T5 T5 थोरेसिस, है ना, C7T5L12, है ना, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का। बैक साइड से हम देखते हैं, डॉर्सल एरिया देखते हैं बच्चों, तो डॉर्सल एरिया से हमें ये डॉर्सल व्यू है, तो डॉर्सल एरिया से बच्चों देखेंगे तो T5 हमें मिलता है, क्या T5 हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, क्लेंच फिस्ट, ठीक है। हार्ट इज कवर्ड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन्स बैक कॉल्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम देखते हैं क्या है, पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू सेरस लेयर, पहला है आपका विसरल लेयर है और दूसरा आपका पेराइटल लेयर है बच्चों, है ना। ये तो पेरिकार्डियम, दूसरा हमारे पास है पेराइटल लेयर, ठीक है। अरे दो लेयर के बीच में आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है, जैसे देख लेते हैं, दो लेयर मतलब ऐसे ही हार्ट का बना लेते हैं, ठीक है। दो लेयर, ठीक है, तो ये दो लेयर के बीच में आपका ना मिलता है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। जो इस साइड में बच्चों ये जो हार्ट का पोर्शन है बाहर में, यानी जिधर हम रिब साइड में, उसे हम बोलते हैं पेराइटल लेयर, और जो अंदर साइड में उसे बोलते हैं विसरल ऑर्गन, अंदर जो साइड में, ठीक है। पेराइटल लेयर, टूनिका, पेरिकार्डियल स्ट्रेंथ, मीडिया, इलास्टिसिटी, स्मूथ इन्वॉल्यूटरी मसल, स्टर्ना, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका कैपिलरी का है, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स का। अब आकर देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट किस तरह से ये बच्चों काम करता है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने डायग्राम जो बनाया बच्चों, इस डायग्राम में मैं आपको सारा चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने हर एक का पॉइंट नहीं लिखा क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। ये ध्यान से हम देखेंगे क्या है, हमारे पास ये सुपीरियर वेना कावा है बच्चों और ये इंफीरियर वेना कावा है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आ रहा होता है वो हमारे बॉडी के अपर हिस्से से आ रहा होता है, जैसा हेड, नोज, फेस, ये सारा एरिया से ब्लड आ रहा होता है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और नीचे से जो ब्लड आ रहा था बच्चा वो आता है किस चीज से आता है बच्चों, लीवर, किडनी, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वहां से हमारा ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा होता है। तो दोनों ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही है, लेकिन यहां से जो ब्लड एंटर करेगा वो जाकर गिरेगा आपका वेंट्रिकल में, और यहां से जो ब्लड आपका आता है ये आकर आपका गिरता है बच्चों एट्रिया में, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होता है बच्चों, तो यहाँ पर एक साइनो एट्रियल नोड मौजूद है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी ऑटो एक्साइटेबिलिटी का काम करता है, ह्यूमन हार्ट को धड़काने में काम करता है खुद ही, ठीक है ना, वो खुद ही स्टिमुलेट करता है उसको, सेल्फ स्टिमुलेशन इसमें है, इसका ब्रेन के इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। तो साइनो एट्रियल नोड क्या करता है बच्चा, जब इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है तो एट्रिया ओपन होता है, एट्रिया ऐसे ओपन होता है, तो ये इलेक्ट्रिक इसको पास करता है, किसको, आपका एवीएन नोड को, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को। एट्रिया में जब ब्लड आता है बच्चों तो यहां पर हम देखेंगे कि ट्राइकस्पिड बल्ब मौजूद है, तो ट्राइकस्पिड बल्ब ओपन होता है और ब्लड आपको जाएगा गिरता है किसमें, वेंट्रिकल में, एट्रिया से ब्लड किसमें आता है, वेंट्रिकल में। कौन सा गेट ओपन हुआ, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, तीन मसल्स लेयर है उसमें, तीन मसल्स का उसमें आपका है बच्चों ट्राइकस्पिड का। अब देखेंगे इस तरह से मिलेगा, 1 2 3, समझे ना। यहां से ब्लड यहां के ऊपर गिरता है और उसके बाद सेमिलुनर बल्ब बच्चों, देखिए सेमिलुनर बल्ब या तो ऑप्टिक बल्ब और पल्मोनरी बल्ब मिलकर सेमिलुनर बल्ब बनाते हैं। ये आपका सेमिलुनर बल्ब है, यहाँ ये आपका बच्चों है पल्मोनरी बल्ब है, ये आपका ऑप्टिक बल्ब है। या तो ये ओपन होगा, यहाँ से आपका ब्लड कहाँ जाता है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ, लंग्स में। ध्यान से, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से जो आया एट्रिया में और नीचे से जो आया वेंट्रिकल में बच्चों, ये आपका चला जाता है सेमिलुनर बल्ब ओपन होता है और चला जाता है कहाँ, आपका लंग्स में, ठीक है। जब वो लंग्स में जाएगा फिर वहां से लंग्स से O2 CO2 आपका एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन
है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जब एक्सचेंज होता है अल्वियोली के मेम्ब्रेन से, फिर वहां से पल्मोनरी वेन बच्चों, पल्मोनरी वेन से आपको ब्लड इंटर करता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा बढ़ा रहा बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इससे कौन सा बढ़ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। उसके बाद जब यहां पर आएगा तो ये लेफ्ट ऑरिकल में इंटर करेगा बच्चों, और लेफ्ट ऑरिकल से आपको इंटर करता है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास ये जो देखना, ये है ना, ये क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोल रहे थे। इधर हमारे पास राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में था ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था हमारे पास कौन सा बच्चों, मिट्रल वाल्व था, ठीक है। जब ये मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो देखिए दोनों साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व जो इधर है और इधर का बाइकस्पिड वाल्व है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल जो अटैच है बच्चों, तो इसके बीच में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ना बिल्कुल थीन थीन एक चीज है जिसको कॉर्डिया टेंडाइन, वो खींचता है। जब वो खींचेगा तो ऐसे खुलेगा, जब ये छोड़ देगा तो फिर वापस से एट्रिया ऐसे हो जाता है, ठीक है। खींचता है फिर एट्रिया ओपन होता है, फिर छोड़ता है फिर ऐसे बंद हो जाता है, ठीक है। ये है कॉर्डिया टेंडाइन, देख रहे हैं ब्लू ब्लू पेन से मैंने इसको किया है, कॉर्डिया टेंडाइन, ये खींचने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड वेंट्रिकल में आता है बच्चों, तो ये आता है क्या, ऑर्टा में, ऑर्टा से सीधा थ्रू आउट दी बॉडी, यानी कि थ्रू आउट दी बॉडी, ये पूरे बॉडी में चला जाता है ना। फिर यहां से ये ब्लड कहां कनेक्ट हो जाएगा, ऑर्टा, किडनी में, फिर किडनी से ब्लड फिल्टर होता है, याद रखिएगा। हार्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ द ब्लड, नॉट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन एंड नॉट हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। सिर्फ आपका ये पंपिंग करता है बच्चों, फिल्टर करने का काम आपका किडनी का है, ठीक है। O2 CO2 को एक्सचेंज करने का आपका लंग्स का है। तो होता क्या है बच्चों, सारे ऑर्गन ने अपने अपना काम ले रखा है, तो आप भाई हमारे पार्ट में मत आइए, ठीक है, आप हमारे पार्ट में मत आइए ना। यानी लंग्स से कहना भैया मैं तो O2 CO2 एक्सचेंज दे दूंगा, हार्ट को वापस फेंक दूंगा, लो अब इसको फिल्टर कराना है, इसमें से यूरिया निकालना है या क्रिएटिनिन निकालना है, ये और भी हार्मफुल सब्सटेंस निकालना है, जाओ भाई जाकर किडनी समझो, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब देखते क्या है यहाँ पे कि ये बच्चों जो साइनोएट्रियल नोड यहाँ पर है ना, तो साइनोएट्रियल नोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एट्रिया रीजन में है, ये एट्रिया रीजन में है, इसलिए वो साइनोएट्रियल नोड। और ये एवियर नोड कहां पर है बच्चों, ये आपका है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिस पर ये एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर है, इसलिए बोल रहे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं, बंडल ऑफ फीस, बंडल ऑफ फीस एवियर से अराइजेस है। बंडल ऑफ फीस से बच्चों बहुत सा निकलता है क्या, पुर्किंजे फाइबर, वो क्या करता है, वो वेंट्रिकल के वॉल से अटैच होता है और वेंट्रिकल को खींचता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में उसको हेल्प करता है। यहां पर हम देखेंगे कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो स्पेस उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पे दो वेंट्रिकल के बीच के स्पेस का नाम क्या है बच्चों, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पर दो एट्रिया का बीच का नाम क्या है, इंटर एट्रियल सिस्टम, दिख रहा है, एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब ही होता है डिवीजन, सेप्टम, ठीक है। जैसे नींबू को आप देखेंगे ना, तो नींबू में भी आपको सेप्टम मिलता है, ऐसे आपको मिलता है पार्ट में, जो डिवाइड है ना, यहाँ पे कुछ सीड, यहाँ कुछ सीड, यहाँ कुछ सीड, यहाँ कुछ सीड, मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सेप्टम बच्चों, ठीक है ना। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे पेरिकार्डियम, इसका आउटर लेयर है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड ये बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उस हमने क्या देखा था, पेरिकार्डियल, ठीक है, उधर देखा पेराइटल लेयर और विसरल ऑर्गन के बीच में जो आपका फ्लूइड है पेरिकार्डियल, तो फ्रिक्शन से बचाता है ना, तो फ्रिक्शन से बचाता है बच्चों, ठीक है। यहां पर हमने एक फ्लो चार्ट के तौर पर बता दिया कि ब्लड कहां से कहां जा रहा है, सुपीरियर वेना कावा से बच्चों कहां रहा है, राइट ऑरिकल में। तो सुपीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में कौन सा ब्लड है, तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजेनेटेड, ठीक है, ब्लड है। ये कहां जा रहा है बच्चों, राइट ऑरिकल में। अच्छा, सुपीरियर वेना कावा राइट ऑरिकल, यहाँ पे कौन सा नोड है, साइनोएट्रियल नोड है। उसके बाद राइट ऑरिकल से आपका कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, कौन सा नोड देखने मिलता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवियन। वल्व कौन सा है बच्चों, ट्राइकस्पिड वल्व है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, यहां पर वल्व कौन सा है बच्चों, सेमिलूनर वल्व है, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी से आपका लंग्स, और लंग्स से फिर आपका पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है बच्चों, ये लंग्स से जो वापस आ रहा है ना, ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
उसके बाद कहाँ रहा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जा रहा है तो बाइकस्पिड वाल्व है बच्चों, ठीक है, ओपन होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में आता है, ऑर्टा से फिर आपको बच्चों कहाँ आता है, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज क्या है, आपके पास सवाल ये आ सकता है बच्चों कि हाउ मेनी valves are present in humans या फिर mammals, कितना है बच्चों, ऑप्शन 3 valve, ऑप्शन बी 2 valve, ऑप्शन सी 5 valve, ऑप्शन डी 4 valve। तो जब हम काउंट करेंगे तो पता चलेगा, एक ट्राइकस्पिड है पहला, दूसरा सेमिलर valve है, तीसरा हमारे पास में एक बच्चों टोटल में 4 valve हमें देखने को मिलता है। यहां पर देखिए एक सेमिलर valve है, ठीक है, एक ट्राइकस्पिड valve है और एक बाइकस्पिड valve है, अच्छा, या पल्मोनरी valve भी है ना, पल्मोनरी valve, ठीक है। 4 टोटल valve देखने को मिलता है, यानी 4 valve हमें हार्ट में देखने को मिलता है। और अगर ये चारों valve फेल हो गया तो फिर कार्डियक अरेस्ट, और कोई भी एक valve फेल हुआ तो फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, क्यों, क्योंकि इसमें साइनोएट्रियल नोड आपका मौजूद है। साइनोएट्रियल नोड आपका, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर, हमने उसको बाद दूसरे वाले स्लाइड में हमने कर रखा है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, द हार्ट बीट ओरिजिनेट्स इन द हार्ट मसल्स इटसेल्फ, खुद से ही हार्ट बीट को धक्काने का काम करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल इन हार्ट, स्पेशली DSA नोड, यानी उसी की बात हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, स्पॉन्टेनियसली यानी कि तुरंत अचानक वो जनरेट करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा क्या काम था, इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया, शोल्डर से आ सकता है ब्लड, ईयर से आ सकता है, नोज से आ सकता है, फेस से आ सकता है और ब्रेन से आ सकता है ना। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल, it carried deoxygenated blood and passes blood into ventricle through tricuspid valve, है ना। atria is thin, right ventricle, ventricle is thick, generally आपका ventricle ठीक होता है, जनरली वेंट्रिकल आपका ठीक होता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल इज थीन होगा, तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल आपका यहाँ पर थिक बोल रहा है ना, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल जो है आपका वो थीन होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका जो है वो ठीक होगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्गर देन राइट वेंट्रिकल, ओ भाई साहब, लेफ्ट वेंट्रिकल वो स्ट्रॉन्गर है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड, इट इज नेचुरल पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर, अच्छा, साइनोएट्रियल नोड खराब हो जाता है तो उसके जगह पर नेचुरल पेस मेकर लगा दिया जाता है, ठीक है। हार्ट को वो धड़काने में काम करता है, बीट करने में काम करता है ना। इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कॉज द अपर हार्ट चैम्बर, यानी अपर ऊपर का एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज 65 to 75 पर मिनट बीट, इतना धड़काने में काम करता है। साइनोएट्रियल नोड रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल पेसमेकर, है ना। सिग्नल पासेस थ्रू द एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड टू द लोअर हार्ट चैम्बर, ये क्या काम करता है, ये वेंट्रिकल यानी एट्रियोवेंट्रिकल नोड क्या करता है, वेंट्रिकल को वो धड़काने में काम करता है, बीट करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, और आपका एसए नोड क्या करता है, वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट कर देखते हैं बच्चों कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल हमारे पास कितने सेकंड का है या कितने मिनट का है या कितने आवर्स का है ना, आवर्स से कभी भी नहीं होता है, मिनट्स का भी नहीं होता, 0.08 सेकंड, कितना 0.08 सेकंड का होता है बच्चों, है ना। ये देखिए 0.08 सेकंड का है, और एक पूरे लाइफ में, कंप्लीट हो लाइफ में 2.5 बिलियन बार आपका हार्ट बीट धड़कता है ना। कार्डियक साइकिल को देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि सिस्टोल और डायस्टोल किसे बोलते हैं। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट, डायस्टोल यानी रिलैक्स, ठीक है। सिस्टोल 120, डायस्टोल आपका 80, यानी 120/80 mmHg, 120/80 mmHg, ठीक है।
कार्डिक साइकिल में बच्चों 3 फेज होता है देखने में, एक होता है रिलैक्सेशन फेज, एक होता है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। रिलैक्सेशन फेज जिसमें होते हैं ज्वाइंट डायस्टोल, ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल। कितना सेकंड का होता है? 0.4 सेकंड, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स मूड में है, अभी दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, दोनों रिलैक्स मूड में है, ठीक है ना। देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइंट डायस्टोल। दिस फर्स्ट स्टेप इज रिलैक्सेशन फेज when atria and ventricles is in relax phase, यानी दोनों भी रिलैक्स फेज में है बच्चों, अभी दोनों ने भी धड़कना काम करना नहीं चालू किया है, ठीक है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड इंटर्स इन राइट ऑरिकल वाया सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे राइट ऑरिकल सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन क्या है बच्चों? ये कितना देर का है? 0.1 सेकेंड, है ना। सेकेंड स्टेप है ये, इसमें क्या करता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लिखा है सेकेंड स्टेप ऑल्सो कॉल्ड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल। ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स थ्रू ट्राइकस्पिड या फिर बाइकस्पिड बल्ब। अगर अच्छा दोनों साइड एक ही साथ करता है बच्चों, ऐसा नहीं पहले राइट ने किया फिर लेफ्ट ने किया, ये दोनों एक ही साथ चलता है, ठीक है ना। तो ट्राइकस्पिड बल्ब ये भी यहाँ पे एक ही साथ काम करता है, बाइकस्पिड बल्ब भी एक ही साथ काम करता है, तो जाकर दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है। थर्ड है बच्चों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट 0.3 सेकेंड, ठीक है। अगर हम काउंट करें 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3 कितना हो गया? 0.8 सेकेंड आ गया टोटल, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड से ऑल्सो कॉल्ड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी ब्लड इज पंप टू पल्मोनरी आर्टरीज। ब्लड क्या करेगा? पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरीज, जो डीऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहा था टू ऑर्टा, है ना। फिर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बल्ब क्लोज, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड और क्लोज होता है तो हमें लब्ड साउंड सुनाई देता है। कैसे सुनाई देगा बच्चों? स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को लगा चेक करते हैं हार्ट को सही से साउंड कर रहा है कि नहीं, या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बल्ब सही से बंद हो रहा है या नहीं, खुल रहा है या नहीं, क्या है ना। उसके बाद सेमिलुनर बल्ब, जो आर्टिक बल्ब और आपका पल्मोनरी बल्ब मिलकर जो बना रहा था, ये बल्ब क्लोज होने पर डब साउंड सुनाई देता है, यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स, है ना, तो हम बोल देंगे यहाँ पर बच्चों डायस्टोल। यानी सिस्टोल ये बताता है कितना ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है, और डायस्टोल आपको बताता है कितना ब्लड आपका वेंट्रिकल से बाहर जा रहा होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में कुछ यहां पर एमसीक्यू है आपके पास। चलिए इसे मैंने शॉर्ट वीडियो में मैंने कवर किया, आप वहां भी से देख सकते हैं, लेकिन यहां भी देखिए द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। द पंपिंग प्रेशर इज आल्सो नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, पंपिंग होगा तो, एंड द रेस्टिंग प्रेशर इज आल्सो नोन एज डायस्टोलिक। ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहां दे रखा है सिस्टोलिक प्रेशर, कॉमा डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट, डॉक्टर यूज अ स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द साउंड इज हर्ड व्हेन, साउंड कब सुनाई देगा बच्चों? तो यहां पर देखिए सेमिलुनर बल्ब, सेमिलुनर बल्ब क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लो, है ना, ये कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। The duration of relaxation phase of cardiac cycle, relaxation phase कितना क्या है? 0.4 सेकेंड। The duration of atrial contraction is कितना है? 0.1 सेकेंड। Next, which condition is decreased cardiac output? Which condition is decreased cardiac output, है ना, cardiac output यहाँ पर चलिए बच्चों कार्डियक साइकिल के बाद हम लोग कार्डियक आउटपुट देखते हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या है? यानी कि हार्ट रेट और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो हार्ट रेट हमारे पास कितना होता है? 72, ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका होता है 70 ml, है ना, यानी कि कितना ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है? 70 ml ब्लड एक बीट में आपका बाहर को जाता है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट ये दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है ना। हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी चेंज। क्यों चेंज होगा मैं आपको बता रहा हूं।
जैसे एक नॉर्मल पर्सन है उसका हार्ट बीट आपका 72 टाइम्स पर मिनट है, और एक एथलीट से जो एक्सरसाइज करने वाला है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, माउंटेन पे चढ़ रहा है, तो उसका हार्ट रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जहां हार्ट रेट ज्यादा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाएगा बच्चों, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट निकल कर आएगा वो भी हमारे पास ज्यादा निकल कर आएगा, है ना। इसीलिए हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी चेंज, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी फ्लूइड does not directly affect on CO, ठीक है ना, कार्डियक आउटपुट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए इससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, फटाफट आगे में। which condition is decrease cardiac output? कार्डियक आउटपुट का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, CO इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो विच कंडीशन इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट? एक्सरसाइज डिक्रीज कभी नहीं करेगा, फीवर भी नहीं करेगा, हेमर यानी कि ब्लीडिंग, है ना। डी एड्रेनलिन सिक्रीशन, एड्रेनलिन सिक्रीशन मतलब कब होता है? वो इमरजेंसी कंडीशन में होता है। जैसे आप लिफ्ट में फंस गए हैं, है ना, तो आप लिफ्ट में फंसे हुए हैं, लाइट चली गई है, लिफ्ट बंद हो गया अचानक, तो आपका ना ब्रेन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से जो है ना आपका मैसेज जाता है कहां पर, एड्रेनलिन के पास में, या एड्रिनल ग्लैंड के पास में, कि एड्रेनलिन को आप सीक्रेट कीजिए। तो एड्रेनलिन जब सीक्रेट होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि अंधेरे में या आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है। डर से आप डरोगे, आपका हार्ट बीट तेज होना ही होना है ना। तो हार्ट बीट तेज हो जाएगा ना, तो फिर कार्डियक आउटपुट डाउन कहां से होगा? वो तो इंक्रीज करेगा ना। ब्लीडिंग आपका, है ना, जब ब्लीडिंग होगा यानी कि ब्लड वेसल्स है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, और अगर मैंने यहाँ पे इसको रप्चर कर दिया, ठीक है, ये रप्चर हो गया बच्चों, तो ब्लड तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये ब्लड तो यहाँ से बाहर चला जाएगा ना। तो जब ब्लड बच्चों बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, है ना। इन ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ सीसी कितना, 0.8 सेकंड। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप, कितना वेंट्रिकल पंप करेगा? अभी मैंने बताया 70 ml, 70 ml करेगा। In the normal resting male, the average stroke volume is 70 ml और हार्ट बीट आपका 75 है। तो क्या होने वाला, 70 इंटू 75 कर दीजिए तो आपको 5250 ml पर मिनट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ड्यूरिंग स्ट्रोक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 5250। ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज टू दी 100 ml बीट एंड द हार्ट रीच 100 बीट्स, यानी एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट भी बढ़ जा रहा है आपका और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 इंटू 100, मेरे पास आता 10,000, ठीक है। तो 10,000 को हमको इसको किसमें करना है, लीटर में, 1000 से कर देंगे, 3 काट दी, ये मेरे पास बच जाएगा, तो 10 लीटर आपका हो गया। द राइट आंसर इज द सी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी को हम लोग देखते हैं। ईसीजी में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ईसीजी में पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक साइकिल का बच्चों और कार्डियक आउटपुट का, ठीक है। इसमें देखिए ईसीजी इज नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। ये देखेंगे पी वेव है हमारे पास, ठीक है, ये क्यू आर, ये हमारे पास पी वेव है बच्चों, पी वेव है, और ये क्यू आर एस वेव है ना, ठीक है। और ये यहाँ पर टी वेव है, टी वेव है, जिसे हम बोलते हैं डोम शेप, डोम शेप, है ना। साउंड ईसीजी आप देखेंगे इस तरह का जिगजैग स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आपको देखने को ऑपरेशन थिएटर में, आईसीयू में आपको देखने को मिलता है, वेंटिलेशन में जो पेशेंट उसमें देखने को मिल जाता है। और नॉर्मली जिस पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो उसका हार्ट बीट देखा जाता है, जहां इसका पल्स रेट डाउन होगा ऑपरेशन वहां पर नहीं की जाएगी। तो पिप 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 इस तरह का ये साउंड करता है। जहां ये ग्राफ आपका सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाता है बच्चों, समझ लीजिए द पर्सन इज डेड, है ना। ईसीजी में क्या देखते हैं हम लोग, 3 तरह का, एक है पी वेव यानी स्मॉल अपवर्ड वेव, ये स्मॉल अपवर्ड वेव है, इंडिकेट डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन दैट मींस द 3 सोडियम विल इनफ्लक्स इनटू द एक्सोनल मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ 3 सोडियम आपका बाहर से अंदर आता है, ठीक है। चलिए, इंडिकेट डीपोलराइजेशन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन टाइमिंग क्या था, 0.1 सेकंड, कॉज्ड बाय साइनोएट्रियल नोड, कॉज्ड बाय साइनोएट्रियल नोड। अभी हमने देखा था साइनोएट्रियल नोड आपका, वो आपका इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा तो आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यहाँ से वेंट्रिकल को आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका एवीएन नोड है ना रिस्पॉन्सिबल है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आपका,
वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कितना है 0.3 सेकेंड। टी वेव, डोम शेप, मैंने आप बताया डोम शेप, आप देखें ऐसे डोम शेप आपको देखने को मिलता है ना, डोम शेप। डोम शेप सिर्फ आपको टी में ही मिलता है, पी में नहीं मिलेगा आपको बच्चों, और क्यूआर में भी नहीं मिलता है। इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिलैक्स, यानी कि इस स्टेज में वेंट्रिकुलर रिलैक्स आपका हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना टाइम इसका 0.4 सेकेंड हमने पढ़ा था ज्वाइंट डायस्टोल में, आपको याद होगा 70 टाइम क्यूआर से अगर होता है ये 70 बार अगर देखा जाएगा ईसीजी को रिपोर्ट में, तो समझ लीजिए 70 टाइम्स हार्ट बीट उस इंसान का धड़का है ना। और दिल का धड़कना बहुत जरूरी है, जहां धड़कना कम हो गया बच्चों वहां पर समझ लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट है। जो ईसीजी का जो मशीन है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स को हम यूज करते हैं, 2 हमारे पास एक राइट हैंड में, एक लेफ्ट हैंड में, और एक हमारे पास लेफ्ट एंकल में होता है। लेफ्ट एंकल पैर के आपके लेफ्ट एंकल में बच्चों आपका होता है, ठीक है। राइट एंकल में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आप पीवाई की कीजिएगा तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में मिलेगा राइट एंकल, तो राइट एंकल इज द रॉन्ग आंसर, लेफ्ट एंकल आपको देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कार्डियक आउटपुट बच्चों यहाँ पर पाया हुआ है, एमसीक्यू वही है। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हमने बोला था ब्लड विस्कोसिटी डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ऑन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। द कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी चेंज, हमने आपको पहले बता दिया है। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप out approximately 70 ml of blood. Cardiac output is the product of, अच्छा यहाँ पर हमने बोला था athletes will be much higher than that of an ordinary man. एक नॉर्मल इंसान बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो जनरली अपना मतलब जो लाइफ में करता है, वो दुकान जा रहा है, आ रहा है, सामान ला रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो एक्सरसाइज वाला नहीं, एथलेट्स वाला पर्सन नहीं है, तो उसका हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा। जो एथलेट्स वाला पर्सन है बच्चों, उसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा मिलेगा, हार्ट रेट ज्यादा मिलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, इसलिए वजह कैन बी चेंज। रीजन क्या है, एथलेट्स की वजह से। कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। उसके बाद which factor does not directly affect on cardiac output, कौन सा फैक्टर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर पास ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी है ना, ये देख लीजिए ब्लड विस्कोसिटी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज मेनली ड्यू टू एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। इफ हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, तो कार्डियक आउटपुट विल भी क्या होगा भाई, इंटू कर दीजिए 5.25 लीटर आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला पुट कीजिए और निकालिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमने तो अभी तक देख लिया भाई हार्ट में ब्लड आ रहा है जा रहा है, क्या उसमें हमारा ब्रेन का रोल है, बिल्कुल है। कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है हमारे हार्ट में, हम वो देखेंगे। वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, ऑटोनॉमिक है या आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसमें रोल निभा रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका इसमें इन्वॉल्व कर रहा है हार्ट को रेगुलेट करने में, एक्सीलरेट करने में और इनहिबिट करने में, है ना। देखते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ये आप इसको मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पर एक्सट्रिंसिकली लिख देता है कभी कभी, ठीक है। दैट इज ऑटो रेगुलेटेड नोडल टिश्यू, ये किस टिश्यू के बारे में बात की जा रही है, साइनोएट्रियल नोड, है ना, हेंस कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट, ठीक है। ह्यूमन का हार्ट आपका न्यूरोजेनिक नहीं है, न्यूरोजेनिक वाले में पूरे बॉडी में उसका नर्व रहेगा और नर्व से ही पूरे बॉडी में उसका आपका कार्डियक का उसका बीट करता, ठीक है, कार्डियक बीट करता। मिडल ऑब्लोंगाटा यानी एमओ, एमओ एमओ बच्चों ये कहा, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है हमारा मिडल ऑब्लोंगाटा, ये हार्ट को एक्सीलरेट भी करेगा और इनहिबिट करने का भी काम करेगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मिडल ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी इसमें आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, है ना, इनवॉलंटरी बोल सकते हो, विच इज फॉर्म्ड ऑफ कार्डियो इनहिबिटर, फॉर्म्ड ऑफ कार्डियो इनहिबिटर एंड कार्डियो एक्सीलरेटर, देख रहे हैं ना, यानी हार्ट को एक्सीलरेट भी करेगा और ये रोकेगा भी। दे इंक्रीज एंड डिक्रीज द हार्ट बीट, हार्ट रेट, है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, मैंने बॉक्स में दे रखा है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन इंक्रीज हार्ट बीट कार्डियक आउटपुट, तो एड्रिनल मेडुलर से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, एड्रिनलिन का सिक्रेशन हो रहा था बच्चों, किसका, एड्रिनलिन का सिक्रेशन हो रहा था, एड्रिनलिन का सिक्रेशन। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब लिफ्ट में फंस जाते हो, कहीं पर आपको डर लग रहा होता है, तो आपको हार्ट रेट जो बढ़ जाता है बच्चों, वो इसी की वजह से बढ़ता है, एड्रिनलिन सीक्रेट करता है आपका हाई अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया, एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों पीएनएस, और एक है बच्चों आपका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं एसएनएस,
ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये हार्ट को स्लो कर देता है। देखिए पीएनएस रिलीज द हार्मोन व्हिच स्लो द हार्ट रेट, जो कि एक हार्मोन का हमने एग्जांपल पुट कर दिया है एसिटाइलकोलिन, है ना, ये स्लो हार्ट रेट को स्लो कर देगा, साथ ही स्पीड ऑफ कंडक्शन को भी ये और एक्शन पोटेंशियल को भी स्लो कर देता है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंक्रीज एंड स्टिमुलेट द एबी एंड एसबी नोड यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर और साइनोवेंट्रिकुलर नोड व्हिच इंक्रीज द हार्ट बीट, यानी कि साइनो यानी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब आप डरे हुए होते हो, आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, उस वक्त सिंपैथेटिक नर्व काम कर रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद आपको लिफ्ट से निकाल लिया जाता है, फिर बाहर में आपको शांत किया जाता है, तो वो मैसेज आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मिलता है जो आपको बॉडी को कामनेस देता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कौन कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें एनसीईआरटी ने दिया है पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी में कौन कौन से डिसऑर्डर को हमें पढ़ना है बच्चों। पहला हम तो हाइपरटेंशन को देखते हैं, और हाइपोटेंशन ये बहुत इजी आपको ऐसे ही मालूम होगा। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर यानी 120/80 mmHg से जहां ऊपर गया हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन हो जाता है। जनरली आपको अब तो आपको 30 प्लस या तो मैं कहूं 25+% के बॉडी में आपको बीपी आपको अब हाई मिलने लगा है। ठीक है ना, वजह इन्वायरमेंट, वजह फूड, वजह स्ट्रेस, है ना, वजह अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीजें। हाइपरटेंशन हाई बीपी कितना, एक हमने ले लिया 140/90, तो 90 हमारे पास क्या हो गया, डायस्टोल हो गया बच्चों, और 140 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास सिस्टोल। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू हार्ट अटैक, जाहिर सी बात है हार्ट अटैक भी करता है और ब्रेन हेमरेज भी आपका कर देता है। ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब लो बीपी, तो लो बीपी हमने ले लिया 100/60 mmHg। ठीक है। पल्स प्रेशर को अगर हम मेजर करना है तो सिस्टोल माइनस डायस्टोल कर दीजिए, यानी 120/120 माइनस 80 कर दीजिए, आपका 40 निकल के आ जाता है पल्स प्रेशर। ठीक है ना। एंजीना पेक्टोरिस यानी कि आपके हार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा नहीं पहुंचने की वजह से आपको एंजीना पेक्टोरिस हो सकता है। नॉट एनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल, सिम्टम क्या देखने को मिलता है बच्चों, एक्यूट चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन उठेगा, यानी आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीजन से सप्लाई नहीं हो रहा है ना। इट अकर इन मेल एंड वीमेन ऑफ एनी एज, मेल एंड वीमेन को किसी एज में हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन है आपका मिडिल एज एंड एल्डरली एज, यानी कि ओल्ड एज वाले लोग में ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है बच्चों वैसे वैसे ब्लड में विस्कोसिटी वो बढ़ता जाता है ना। नेक्स्ट अर्थरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है बच्चों, आल्सो कॉल्ड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज CAD, यानी कि इट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स टू सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, ये ब्लड वेसल को अफेक्ट कर देगा। क्या करेगा बच्चों, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या करता है, फैट का डिपोजिशन, कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन एंड कैल्शियम का डिपोजिशन ये कर देता है। ठीक है ना। तो जब ये डिपोजिशन कर देगा तो ये तो दोनों साइड का जो ल्यूमन है इसका बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, और फिर आप समझ सकते हो आगे क्या हो सकता है ना। इट कॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैट, कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम, फाइब्रोटिक टिश्यू ऑन द वॉल ऑफ लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरी। ठीक है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द फॉर्म ऑफ, जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपको किस फॉर्म मिलता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL, है ना, इन द ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड एट्रियोस्क्लेरोसिस। हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर बच्चों व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, यानी जितना ब्लड वो जितना हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता है। इट्स समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और हम लोग कभी कभी कहते हैं हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, इसमें मरेंगे नहीं, आपका इसमें ट्रीटमेंट होकर आप ठीक हो जाएंगे। हार्ट अटैक, अब आते हैं हार्ट अटैक क्या बच्चों, हार्ट मसल आर सडनली डैमेज, हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड का कम सप्लाई होने की वजह से आपका हार्ट अटैक में यानी कि मसल्स आपका हार्ट का डैमेज होता है। क्यों, क्योंकि आपका ब्लड का सप्लाई कम होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, नॉट पंपिंग इफेक्टिवली, जितना पंप हार्ट को करना चाहिए उतना नहीं करता है। ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसमें बोलते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कार्डियक अरेस्ट। भाई कार्डियक अरेस्ट में कोई भी आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, खत्म।
हार्ट फेलियर में बच जाएंगे, हार्ट अटैक में बच जाएंगे, कोई वाल आपका डैमेज हो गया तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, यानी स्टंट लगता है आपका, इसमें स्टंट लगने पर ठीक हो जाता है बच्चों, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट यानी कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। एग्जांपल यानी दैट इज सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन, अचानक बिल्कुल हुआ, यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा से कोई मैसेज नहीं आया, वो उसने क्या कि इनहिबिटरी हार्मोन निकालना चालू कर दिया, कहानी खत्म आपका, ठीक है। इसमें नहीं बच सकते आप। हाँ तब हो सकता है जब आपका अगर डेथ होगा तो फिर कहानी खत्म है। हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि हार्ट डैमेज है बहुत ज्यादा और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है 2-4 दिन 10 दिन महीने दिन बाद, तो आपका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है इसमें, ठीक है ना। लेकिन पहले है ना एट्रोस्क्लेरोसिस में क्या बच्चों, थिकनिंग ठीक हो जाएगा, हार्डनिंग और हार्ड हो जाएगा एंड लूज इलास्टिसिटी, और अपना इलास्टिसिटी जो एक्सपैंड करने की उसमें आपका एबिलिटी है वो आपका लॉस कर जाएगा ऑफ द वॉल आर्टरीज, वॉल का आर्टरीज आपका जो एक्सपैंड रिलैक्स होता है बच्चों, जहां ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बीपी को बढ़ाएगा, जहां पर रिलैक्स करेगा बीपी को लो करेगा, और वही क्या ये हार्ड हो जाएगा, ना ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना ही ये रिलैक्स करेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी हो जाएगा, तो आर्टरी वॉल ब्रेकडाउन होने का डर होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, आरएच एंटीजन पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप पढ़ लिया हमने, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, उसके साथ साथ हमने लिम्फ को भी हमने पढ़ लिया, हार्ट को भी हमने पढ़ लिया ना, सब चीज को हमने पढ़ लिया। तो अब क्या है इसमें बच्चों की हम लोग ईसीजी को रिपोर्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ये देखिए फास्ट हार्ट बीट और ये देखिए स्लो हार्ट बीट। फास्ट हार्ट बीट देखेंगे, ये है आपका पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। आप देखेंगे टी और पी ये दोनों आपस में बहुत नजदीक पे यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। स्लो हार्ट बीट में जब हम देखेंगे बच्चों तो इसका टी और इसका आपका पी देखेंगे तो डिस्टेंस में आपको देखने को मिलता है कि नहीं। चलिए अब आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ रिपोर्ट को देखते हैं। नॉर्मल ईसीजी में देखेंगे आप जिगजैग जिगजैग बहुत अच्छा है। एब्नॉर्मल ईसीजी में देखेंगे कि टी वेव था, टी ये बाई फेज दो फेज में चला जाता है, यानी ये उल्टा इन्वर्टेड आपका पोर्शन में चला गया। नॉर्मल ईसीजी देखेंगे बिल्कुल अच्छा दिख रहा है हमें। हार्ट अटैक वाले ईसीजी को देखेंगे तो साफ देख के पता चल जाता है हमें कि टी वेव कहां पर है और आपका एस कहां पर, यहाँ पे एस है ना, ये क्यू है, ये आर है, ये एस भी आपका डैमेज हो रखा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहीं पर अपने लेक्चर को मैं खत्म करता हूं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा मुझसे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा किडनी या फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का मैं वन शॉट पूरे कंप्लीट वीडियो बनाकर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है 11th का। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है पूरी बुक पढ़ने का, आप वन शॉट वीडियो देखिए और वीडियो देखकर अपने चैप्टर को रिवाइज कीजिए। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।